जी, सबसे पहले एक टॉपिक मैंने पहले भी करवाया था, गलत जुमलों की इस्लाह। ये 3 से 4 मिनट का है। सबसे पहले हम इस करते हैं, उतनी देर तक पार्टिसिपेंट ऐड होते जाएंगे, फिर हम थोड़े से मुश्किल टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा कि गलत जुमले जो हैं उनको हमने उनकी इस्लाह कैसे करना है, उनको ठीक कैसे करना है। पहले हमने किया था मुताबिकत, तो ये कुछ और असूल हैं, उनके मुताबिक हम जो गलत फिक्रे हैं उनकी दुरुस्ती करते हैं। हम क्या होता क्या है कि हमें लाइल्मी होती है, हम बड़े बड़े असूलों को भूल जाते हैं और बड़े बड़ी गलतियां कर जाते हैं। तो इसके लिए जो असूल हैं वो कुछ थोड़े से हैं, खास असूल हैं। जैसे जुमला हम बनाते हैं तो सबसे मैम पहले थोड़ा हम सा लगाते ये हैं। स्क्रीन जूम कर लें। ठीक है, अब वाज़ेह है मैम? जी मैम बिल्कुल क्लियर है। अब ठीक है, जिसको बिल्कुल ठीक है। यानी क्लियर नजर नहीं आ रहा वो अपनी स्क्रीन को जूम कर सकता है। तो जुमले में सबसे पहले हमने लगाना है, मैम जवेरिया मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल या जी प्रॉब्लम है? जी जी मैम, आपकी आवाज भी क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन भी ठीक है। जी, जुमले में सबसे पहले आपने ये करना है कि जिसने काम किया है, जैसे अली ने खाना खाया, तो सबसे पहले अली आएगा, काम करने वाला, फिर मफूल, और आखिर में आपका फेल आएगा। इंग्लिश में ये होता है कि आपका फेल मिड में आता है, दरमियान में आता है। उर्दू में डिटेल थोड़ी सी चेंज है। शुरू में आपने फाइल लगाना है, फिर मफूल, और सबसे आखिर में फेल। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब लड़के देख लें, फाइल हो गया, फुटबॉल जो है आपका मफूल हो गया, और खेल रहे फेल हो गया। उसके बाद आपने तज़कीर व तानीस का ख्याल रखना है, यानी मुज़क्कर मुअन्नस का। आपको मैंने मुज़क्कर मुअन्नस करवाए थे, उन रूल्स के मुताबिक लगाना है कि एंड में अगर मुअन्नस है तो आप मुअन्नस का फेल लगाओगे, अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर का फेल लगाओगे। जैसे फिक्रा आया था पीपीएससी में कि मेज पर किताबें कापियां, तो आगे पढ़े पढ़ी और 3 वर्ड्स थे, तो हमने कापियों के लिहाज से पढ़ी लगाना था। जुमले में फाइल अगर वाहिद है तो फेल को भी सीगा वाहिद में लाया जाए। अगर देखें फाइल वाहिद है, एक है, तो आपने क्या कहते हैं उसका फेल जो है वो भी वाहिद होगा। देखें लड़का एक है, किताब पढ़ रहा है, वो एक है, तो फेल भी मुज़क्कर है और सीगा भी वाहिद है। लड़कियां देखें मुअन्नस है, किताब भी मुअन्नस है, तो हमने उसके हिसाब से पढ़ रही हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रिंसिपल साहिब आए, हम उसको साहिब के साथ आए इसलिए लगा रहे हैं कि हमने उसे एहतराम दिया। कुछ खास शख्सियात को एहतराम देने के लिए हम सीगे को वाहिद कर देते हैं, वाहिद सीगे को जमा कर देते हैं। जैसे राजीव गांधी दौरे पर हैं, मेरे वालिद दफ्तर गए, तुम्हारी वालदा क्या कर रही हैं। अच्छा, दूसरी जो बेसिक गलती है नंबर 4 पे, वो है इमलाह की गलतियां। आपने जब लिखना है तो उसमें इमलाह का भी खास ख्याल रखना है। जैसे सीगा है, अगर आप सीन से लिख देंगे तो आपका फिक्रा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद है कि अगर बात करने वाला जमा का सीगा है और खुद मुअन्नस है, बात करने वाला जमा में है और खुद मुअन्नस है, तो हम मुअन्नस की बजाय फेल मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। उस्तानियों ने कहा हम आते हैं, मलका ने गुस्से में कहा हम तुमको हुक्म देते हैं। इसके बाद क्या है कि ज़मीरें मैंने कल करवाई थी, ज़मीर मुतकल्लम, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर गैब, तो ये सब जो हैं मैं आप वो इस काम को अंजाम देंगे। ज़मीर गायब आखिर में, सबसे पहले मुतकल्लम हम खुद को इज्जत देते हैं, फिर ज़मीर हाज़िर और फिर गायब। वाओ, वाओ फारसी ज़बान का हरफ अतफ है। हम वाओ के ज़रिए हरफों को जोड़ सकते हैं, जैसे निशेबो फराज, हमदो सना, नीचा ऊंचा, मोटा भद्दा। तो हमने वाओ के जरिए लफ्जों को जोड़ा है। इसके अलावा छोटी बड़ी गलतियां हम ज़माइर के इस्तेमाल में करते हैं, वो मैंने आपको बता दी। अब देखें कुछ फिक्रे के उस्ताद साहब उस्ताद साहब पढ़ा रहे हैं कमरे में बच्चों को, तो इसमें तरतीब की गलती है, तो हम इसको तरतीब देंगे कि उस्ताद साहब बच्चों को कमरे में पढ़ा रहे हैं। बराए मेहरबानी करके मेरी खता माफ कर दूं, तो बराए जो होता है उर्दू में इसके साथ हमेशा हे होता है, ये बड़े बड़े लोग गलती कर जाते हैं, तो ये भी इमलाक की गलती है। तुम्हारी कलम
कलम मुजक्कर होता है, तुम्हारा कलम। आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। जब नेक मतलूब कर दिया तो मतलूब का मतलब ही चाहना होता है, तो चाहता लगाएंगे तो आपका फिक्रा गलत हो जाएगा। शाम को मैंने बाजार जाना है, को के साथ ने नहीं लगता। शाम को मुझे बाजार जाना है, अगर आपने ने लगाया तो फिक्रा गलत। मेज पर 4 किताबें और 1 कॉपी और 2 पेंसिलें रखी हैं। मेज पर 4 किताब नहीं किताबें, कॉपी 1 है और पेंसिल के साथ 2 है, तो उसे जमा कर देंगे। अगला फिक्र है दरअसल। दरअसल के साथ में नहीं लगता। आपने हमेशा दरअसल के साथ जी सॉरी ये नेटवर्क का इशू है, हालांकि मैं डिवाइस पे लेके बैठी हूँ। दरअसल के साथ में नहीं लगता। अगर दरअसल में वो ईमानदार लिखेंगे आपका फिक्रा गलत हो जाएगा, दरअसल के साथ वो लगता है। तुम्हारे इस दलील ने, तुम्हारी इस दलील में, क्या तुम्हारी आंख में दर्द हो रही है? दर्द मुजक्कर है, दर्द हो रहा है। तुम आए रोज मुहावरे आए दिन बोलते हैं। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार बोलते हैं या ममनून बोलते हैं। दही बहुत महंगा है, आपने मेरे से कहा, आपने मैंने कहा मेरे के साथ से नहीं आएगा। बच्चे ने प्रिंसिपल को सब बातें जो वो सुना था बता दी। बातें के साथ सुने आएगा। जी मैंने अब दोनों कर दिए, डिवाइस का भी और इसका भी, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, गद्दार जिधर जावे है शर्मिंदा होवे है, पुरानी उर्दू है, तो इसको हम मतरूक हो चुकी, खत्म हो चुकी, हम कहेंगे गद्दार जिधर जाता है शर्मिंदा होता है। मैं वहां से आबे जमजम का पानी, आप भी पानी है पानी भी पानी है, तो 2 दफा आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आबे जमजम आएगा। वो हर रोज शाम को बेनागा, बेनागा नहीं होता बिला नागा होता है। आप इतनी दूर देर से बेफजूल बातें कर रहे हैं, फजूल के साथ बे नहीं लगता। ये इमला की गलती है, ये तस्वीर मक्का मुअज़्ज़मा की है। उस्तानियों ने कहा हम अभी आते हैं, हम तो मुजक्कर हो गया और जमा का सीगा आएगा। बादशाह के आने पे ये बाकी जुमले जो हैं आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें से कोई अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, फिर मैं आपको करवा दूंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। और अगला टॉपिक हमने करना है, अगला टॉपिक है एराब। इसको भी मैं इन शॉर्ट ही करवाऊंगी और आपको ये मैं सेंड कर दूंगी, क्योंकि ये इजी चीज है, आपको आ जाएगी। एराब क्या होती हैं? हरकत सकनात होती हैं जिन्हें हम लफ्जों का तलफ्फुज वाजे करने के लिए लगाते हैं। ये 3 किस्म की होती हैं, जैसे जबर, जेर, पेश। 1 मिनट जरा। जी, अराब जो है वो 3 किस्म के होते हैं, जबर, जेर और पेश। इनके गलत इस्तेमाल से आपका फिक्रा जो है गलत हो जाएगा। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो अगर इसको मैं कह देती हूँ मैं कुल स्कूल जाऊंगा, यानी पेश लगा देती हूँ, तो फिक्रा गलत हो जाएगा। या हमारे स्कूल में कल 7 कमरे हैं, जबर लगाई फिक्रा गलत। जबर, जेर और पेश फिक्रों को गलत कर देते हैं। ये तलफ्फुज आपने खुद पढ़ना है। अब इराब की इकसाम कितनी है? जेर है, जबर है, पेश है, जज्म है, शद है, मद है, तनवीन है, खड़ा जबर है, खड़ा जेर है और उल्टा पेश है। जबर सिर्फ आपको इसका नाम पता हो, तलफ्फुज आप उस वक्त खुद सही कर लेंगे कि जबर जो है वो है जो किसी हरफ के ऊपर आती है और आधे अलफ की आवाज होती है। जैसे जहान, चमन। और जिस हरफ पर जबर हो उसे मफ्तू कहते हैं।
जी सॉरी, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। जबर जो है उसको फतहा वो अलामत है। जिस लफ्ज पे ये आ जाए तो इसको मफ्तू कहते हैं, जेर इसको कसर कहते हैं, हल्की सी छोटी ये की आवाज पैदा करती है। जिस हरफ पे आ जाए उसे मकसूर कहते हैं। पेश इसे मजमूम कहते हैं। और जिस लफ्ज पर पेश आ जाए, जिस लफ्ज पर पेश आ जाए उसे जो है क्या कहते हैं, मजमूम कहते हैं। जज़म, जज़म आपको पता है कि जबर जेर पेश को दूसरे लफ्ज से मिलाने के लिए जज़म इस्तेमाल की जाती है, जैसे इसम। और जिस हरफ पे जज़म आ जाए उसे साकन कहते हैं। शद, कोई आवाज डबल आवाज दे, दोहरी हरफ लफ्ज जो है आवाज दे तो उस पे शद लगाई जाती है, जैसे इत्तेहाद शद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। मद, ये अलिफ की आवाज को लंबा करके पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज पर मद आए इसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। तनवीन, दो जबर दो जेर या पेश की सूरत में लगाई जाती है और जिस हरफ पर तनवीन आ जाए वो नून की आवाज देता है। खड़ा जबर, खड़ा जबर जो है ये अलफ की आवाज देता है और अलफ की आवाज को थोड़ा सा लंबा करता है। खड़े जबर को छोटे अलफ की तरह लिखते हैं। जो बात याद रखने की क्या है वो ये है कि इसे अल्फे मकसूरा कहते हैं। मद को अल्फे ममदूदा और खड़े जबर को अल्फे मकसूरा कहते हैं। खड़ा जेर छोटी ये की आवाज देता है और हरफ के नीचे लगाया जाता है। उल्टा पेश, ये किसी हरफ के वाव को लंबा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, नून की दो हालतें हैं, इसको भी याद रखना है। एक नून इलानिया है और एक नून गुन्ना है। नून इलानिया वो होती है जिसकी पूरी आवाज पड़ी जाए, जैसे पाकिस्तान, मोमन। और नून गुन्ना वो होती है जिसकी मुख्तसर सी आवाज निकले। लफ्ज के आखिर में इस नून के अंदर नुक्ता नहीं होता और वहां पे आवाज रुक जाती है, जैसे आसमां। वाओ जो है इसकी भी तीन हालतें होती हैं, वाओ मुतरद्दिफ, वाओ मजहूल और वाओ मबदूला। वाओ मारूफ जो होती है वो क्या होती है, इसमें मारूफ वाजे करके हमने आवाज को पढ़ा वाओ की, जैसे फेवा फूल साकिन फूल, वाओ की आवाज जो है हमने लब्बी की। वाओ मजहूल, जिसमें हमने आवाज को मजहूल कर दिया, कम कर दिया, जैसे बोलो। वाओ मदूला, जिसको लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। वाओ की तीन हालतें हैं, वाओ मारूफ, वाओ मजहूल और वाओ मबदूला। हा की भी तीन हालतें हैं, हाय मखलूत, हाय मलफूजी। हाय मखलूत वो होती है जिसकी अपनी आवाज नहीं होती लेकिन दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर आवाज देगी। हाय हुजी वो होती है जिसकी दो अकसाम होती हैं, एक मलफूजी होती है और एक हाय मख्फी होती है। मलफूजी जिसे खुलकर पढ़ा जाए और मख्फी जिसे खुलकर ना पढ़ा जाए। जाए मजहूल और जाए मारूफ, जाए मारूफ वो होती है छोटी है जिसे खूब खुलकर पढ़ा जाए और या मजहूल वो होती है जिसे खुलकर ना पढ़ा जाए। अब याए मारूफ को कैसे हम लिखते हैं, इसके 5 तरीके होते हैं याए मजहूल को लिखने के। याए निस्बती, याए फाली फाइली, याए लियाकत, याए मुसदरी, याए मुतकल्लम, याए खताब। 5 चालते हैं याए मरूफ को लिखने की। याए निस्बती जो किसी के साथ निस्बत को जाहिर करे। याए फाइली जो फाइल के साथ तल्लक को जाहिर करे। याए लियाकत जो हमारे हुनर को जाहिर करे, मस्दर को। याए मस्दरी जो मस्दर को जाहिर करे। और याए मुतकल्लम जो बोलने वाले को जाहिर करे, जैसे मुझे, जैसे इब्ने अरबी। और याए खताब जो खताब करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए मेरी कौम। जी 17 मिनट का ये था। ये वैसे ये चीजें आपको आती हैं, मैं इसको स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रही हूँ और अब आपसे इसके बारे में पूछना चाह रही हूँ कि कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं अगला जो टॉपिक है आपका शुरू कर सकूं। ये थोड़ी सी चीजें इनको आपने ये है कि एक दफा पढ़ लेना। 1 मिनट जरा जो है वेट कीजिएगा, ये बच्चे शोर कर रहे हैं, इन्हें मैं रोक। जी अब मुझे बताएं कि यहाँ तक टॉपिक तो आसान था, कोई एक बंदा बता दे कि अराब या गलत फिक्रों की दुरुस्तगी में से कोई चीज आप लोगों को समझ नहीं आई तो वो आप मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकूं। जी यहाँ पे साइमा इकबाल है, मिस साइमा अलमास।
आप मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो मुझे बता दें। जो मैंने अराब बताए उनके नाम याद रखने हैं बस, और गलत फिक्रों की दुरुस्तगी जो है उसको एक दफा पढ़ लेना है तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मिस साइमा इकबाल आप समझ बता दें। आ गई है, थैंक यू। ओके जी, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो मैंने कल कहा था आपको कि आप लोगों को इंशाल्लाह जो जदीद शायर हैं वो भी करवाऊंगी और इल्मे बदी भी करवाऊंगी। तो आज सबसे पहले हम कर लेते हैं इल्मे बदी, क्योंकि थोड़ा सा खुश्क सा टॉपिक हमने पढ़ा है। तो इल्मे बदी को पहले करके फिर हम जदीद शायर पे जाते हैं। जी, ये डेफिनेशंस आपने कर ली थी, आज मैं आपको इनकी पहचान बताऊंगी एग्जाम्पल के जरिए। इल्मे बदी क्या होता है? ऐसा इल्म जिसमें हम कोई अनोखी या मुनफरद चीज करते हैं। इसकी किस्में आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहली किस्म है सनते तजाद। तजाद की डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी थी कि ऐसी सनत जिसमें हम उल्ट अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुबह शाम, खुशी गमी, स्याहो सफेद। तो अब इसकी मिसालें हैं और इन्हीं मिसालों में से एक आध शेर आ जाना है। सबसे पहले है नामालूम राइटर, खंदा अहले जहां की मुझे परवाह क्या थी, तुम भी हंसते हो मेरे हाल पे रोना है क्या। अब पहचान आपने कैसे करनी है एमए उर्दू वालों? हंसते और रोना, हंसना और रोना। अगला क्या है? दिल सद चाक है गुले खंदा, शादियों गम जहां में कवाम है। संते तजाद शादी और गम दोनों आ गए। खैरो शर को समझ के हैं दो जहर, शाम की जीज थी तुझे सम है। दर्द का शेर है खैरो शर। अगला क्या है? मीर तक मीर का, हजार मर्तबा बेहतर है बादशाही से, अगर नसीब तेरे कूचे की गुदाही हो। अब ये पूछ सकते हैं कि संते तजाद कितनी दफा इस्तेमाल हुई है? तो इसमें एक दफा हुई है बादशाही गदाई। न मतलब है गदाई से, ना ये ख्वाहिश के शाही हो, इलाही हो वही जो कुछ की मर्जी इलाही हो। गदाई शाही, हार हो जीत हो, खुशी हो या गम, दिले सभी कबूल करो। इसमें आप संते तजाद दो बार इस्तेमाल होगी, हार जीत खुशी गम। बाकी शेर आप खुद पढ़ लीजिएगा। आगे है सनते तकरार। सनते तकरार का मतलब क्या है कि एक लफ्ज को एक शेर में बार बार इस्तेमाल करना। तकरार निकला है मुकर्रर से। मुकर्रर का मतलब है रिपीट। रिपीट कैसे करना है हमने? अगेन एंड अगेन। मिर्जा गालिब का मशहूर शेर है, अक्सर ये आ जाता है, जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख्याबा ख्याबा इरम देखते हैं। ख्याबा ख्याबा दो दफा रिपीट हो गया, एक लफ्ज सनते तकरार बन गई। तकरार का क्या मतलब मैंने बताया अभी कि रिपीटेड अगेन एंड अगेन। एक लफ्ज को हमने बार बार लगाना है। कल क्या था? कल किया था कल का वादा, कल किया था कल का वादा, आज फिर वादा है कल, आपकी कल आएगी कितने कल आने के बाद। कल की तकरार हुई है कम से कम 5 दफा। फिर थे दस्त दस्त दीवाने किधर गए, वो आशिकी के हाय जमाने किधर गए। दस्त दस्त इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत मशहूर शेर है मीर का। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। पत्ता पत्ता रिपीट हुआ है, बूटा बूटा रिपीट हुआ है, जाने रिपीट हुआ है। मदरसा था या देर था, काबा या बुत खाना था, हम सभी मेहमान थे वहां, तू ही साहिबे खाना था। खाना रिपीट हुआ है। गम दिया, रंज दिया, दर्द दिया, दाग दिया, हो सके मुझसे अवज क्या तेरे एहसानों का। दाग का शेर है, इसमें दिया रिपीट हुआ है। दिया तकरार का लफ्ज है। चुपके चुपके घर में बैठे आशिकी करते रहे, छांव में रहकर इबादत धूप की करते रहे। अब देखें इसमें सनते तजाद भी इस्तेमाल हुई है। छांव धूप, चुपके चुपके सनते तकरार, तुम्हारे दस्ते नाजुक को भेजी थी मैंने एक पहुंची, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। पहुंची इसमें सनते तकरार है। कुदरत से ये जो तन की बनी है हर एक कल, जब तक कल बनी है तो आदमी को कल। नजीर क्या है आप देख ले, कल इसमें इस्तेमाल है। संते तलमी आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, अब इसकी सिर्फ मिसालें देखेंगे। इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दुआ करे कोई। इब्ने मरियम से पूरी कहानी इब्ने मरियम हजरत मरियम की आपके जहन में आ गई।
बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है इजाजे मसीहा मेरे आगे। दो तलमीहात इस्तेमाल हुई, औरंगे सुलेमान और इजाजे मसीहा। आगे चलते हैं। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ तो यहाँ थोड़े हैं भाई बहुत। चाहे यूसुफ तलमी है, यूसुफ वाला वाकया याद आ जाता है हमसे। हमने क्या किया ना तेरे गम में किया है महबूब, सब्रे अयूब किया गरिया यकूब किया। दोनों की बात आपको याद आ गई है। आखिरी जो है, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सफाल अच्छा है। सागरे जम जमशेद का प्याला जिसमें वो दुनिया का हाल देख सकता है, तो जामे सफाल जिसमें मिर्जा गालिब शराब पीते हैं। संते मुबालगा, मुबालगा का मतलब ये होता है कि किसी तारीफ की चीज की तारीफ में या खूबियां या खामियां बयान करने में इस तरह अल्फाज बयान करना कि वो असल में। जी सॉरी जी, ये आज नेटवर्क का कुछ ज्यादा इशू है। मैं दो डिवाइसेस से लगा के बैठी हुई हूँ, फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। जवेरिया, मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम, क्लियर है बात। जी, सनत मुबालगा। सनत मुबालगा का ये मतलब से मुराद ये है कि आपने किसी भी शख्स की, चाहे वो आपका महबूब हो चाहे कोई और हो, खूबी या खामी को इस तरह बयान करना कि उसमें एक तरह की झूठ की आमेजिश कर देना, यानी उसके अंदर वो खूबी या खामी पाई ना जाए और आपने मुबालगा करना है। जैसे मीर अनीस की जो वो है मर्सिया हजरत इमाम हुसैन का, कि गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। ये इनकी जो पूरी है। गर्मी का रोज जंग की क्यों करूं बयां, डर है कि मिसले शम्मा न जलने लगे जुबान। मुबालगे की इंतहा है कि जमीन इतनी गर्म थी कि उस पे एक गंदम का दाना गिरता था तो वो पक जाता था। और गर्मी मैदान करबला में इस कदर थी कि मैं जब गर्मी का जिक्र करता हूँ तो अभी तक मेरी जबान पे उसका असर आता है और मेरी जबान जलने लगती है। अगली देखें। पानी था आग, गर्मी रोजे हिसाब थी, माही जो सेखे मौज तक आई कबाब थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पानी बॉयल हो रहा था और उसके अंदर जो मछली सतह समंदर पे आती थी वो जल के भुन के कबाब बन जाती थी। अब अमीर जो है वो अपने महबूब की नजाकत बयान करते हैं कि क्या नजाकत है। मुबालगा इसमें देखें, क्या नजाकत है जो तोड़ा शाखे गुल से कोई फूल, आतिशे गुल से पड़े छाले तुम्हारे हाथ में। अमीर कहते हैं कि मेरा महबूब इतना नाजुक है, मुबालगा इतना करते हैं कि उसने फूल तोड़ा तो फूल की गर्मी से उसके हाथ में छाले पड़ गए। अगला देखें। जुदाई के जमाने की सजन क्या ज्यादती कहिए, उस जालिम की जो हम पर गड़ी गुजरी सो जग बीता। कि महबूब जो है एक लम्हे के लिए हमसे जुदा हुआ है और हमारे लिए सदियां गुजर गई। हर आन हमको तुझ बिन एक बरस हुई है, क्या आ गया जमाना है यार रफ्ता रफ्ता। एक बरस गुजरे है महबूब को जुदा हुए और हमारे लिए जमाना गुजर गया। ये नामालूम का शेर है, अक्सर आ जाता है कि एक दिन फराक के यार में मैं रोया इस कदर, पहुंचा था चौथे आसमान पे पानी कमर कमर। शायर भी हद करते हैं कि इतना रोया है कि पानी जो है वो जमीन से जमा हुआ है और चौथे आसमान तक पहुंच गया।
मुबालगा की अब आपको समझ आ गई होगी कि महबूब की खूबियों या खामियों का तज़किरा इस तरह करना कि उसमें मुबालगा शामिल कर देना। क्या नजाकत है कि आरिज उनके नीले पड़ गए, हमने बोसा लिया था ख्वाब में तस्वीर का बोसा लिया, मेरे महबूब के आरिज नीले पड़ गए। जब को किसी के ख्वाब में आया न हो कहीं, दुखते हैं आज उस बुते नाजक बदन के पाँव। मेरा महबूब किसी के ख्वाब में आया, चूंकि वो ख्वाब में आया है तो उस चलने से उसके पाँव जो है वो दुख रहे हैं। दस्ते नाजक से उठाया न गया बारहीना, तोड़ा जो एक फूल तो कलाई उतर गई। देखे मुबालगा कि उसने एक फूल तोड़ा है और फूल के वजन से उसकी कलाई उतर गई है। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, मेरे महबूब की जुल्फे इतनी लंबी है कि उसके पाँव जो है उसकी ही जुल्फों में उलझ गया है। लो आप अपने दाम में सियाद आ गए। अब आखिरी देखें कि नजाकत उस गुल्ले रना की देखिए इंशा, नसीम सुबह जो छू जाए तो रंग हो मैला। मेरा महबूब इस कदर खूबसूरत है, इस कदर नाजुक है कि सुबह की ठंडी मीठी हवा उसे छू जाए तो उसका रंग मैला हो जाए। मरातुल नजीर पहले करवाया था कि कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जिनका एक ही कबील से, एक ही चीज से तल्लक हो। जैसे मैं एक या दो शेर पढ़ूंगी। गुबार आलूदा ए मुर्गे हरम, उड़ने से पहले पुरफिशा हो जा। देखें हरम का मुर्गा है तो सारे परिंदे की खसूसियात उन्होंने बता दी हैं। रंग नसब बाल पर पुरफिशा पर खोले। अब देखें जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से ना पूछ। कोहकन पत्थरों को काटने वाला, अब उसी की सारी चीजें बता दी हैं, जो ये शेर तेशा संगे गिरा। यानी एक ही कबील की, एक ही किस्म की चीजें लाना सनते मरातुल नजीर है। गुलशने दहर में अगर जोए मैं सुखन ना हो, फूल ना हो, कली ना हो, सब्जा ना हो, चमन ना हो। इकबाल का शेर है, मरातुल नजीर की आला मिसाल है। गुलशन में फूल भी होता है, कली भी होती है, सब्जा भी होता है, चमन भी होती है। बरग कहीं, शजर कहीं, शाख कहीं, समर कहीं। आज वरक वरक मिली अहदे बहार की किताब। बहार में ये सारी चीजें होती हैं, बरग, शजर, शाख। पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा हैं। पत्ते, फूल, बहार, चमन, बाग एक ही चीज है। ये चमन में बहार आई भी है। अब देखें, मौसम अबर हो और सबू भी हो, गुल हो, गुलशन हो और तू भी हो। देखे बाग के अंदर फूल भी होते हैं, गुल भी होता है, गुलशन के अंदर ये सारा कुछ होता है। एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बिला, ना खुदा कहते हैं मिला को। कश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को फोड़ दूं। कश्ती लंगर दोनों एक जैसी चीजें होगी। अब संते तलील वो होती है जिसमें शायर जो है ऐसी वजह, किसी बात की ऐसी इल्लत वजह बयान करे जो उसकी असल वजह नहीं थी। अब देखें, प्यासी जो थी सुबह खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। देखें असल वजह नहीं है, मौजें जो हैं दरिया की टकराती हैं साहिल से, कि वो मद्दो जजर की वजह से। तो वो क्या कह रहे हैं, टकराती थी मौजें फरात की। मौजें हमेशा साहिल से इसलिए टकराती हैं कि वो क्या कहते हैं, मद्दो जजर की वजह से उनमें होता है उतार चढ़ाव। तो उन्होंने क्या कहा है कि वो इस वजह से टकरा रही थी, ऐसी वजह बयान की है कि बाहर हजरत इमाम हुसैन की फौज बैठी थी तो वो प्यासी थी इस वजह से। अब देखें, सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनहा हो गई। जो फौत हो गया है, जो वफात हो गया है, वो जनाब खाक में मिलके, मट्टी में मिलके मट्टी हो गया। तो गालिब ने क्या कहा कि उनमें से कुछ सूरतें जो हैं फूल और क्या कहते हैं लाला, जो सुर्ख रंग का फूल होता है, और गुलाब के फूल में निकल आई हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। ये भी वो असल वजह नहीं हुई।
जेरे जमीन से आता जो गुल 100 ज़र बकप, कारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। कारून एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं खजाना रखने वाला था, उसने खजाना जो है जमीन में छुपा के रखा हुआ था। तो वो क्या कह रहा है कि गुल के ऊपर जो सुर्ख रंग का ज़र आता है वो इस वजह से आता है कि वो कारून का खजाना निकलता है। आतिश ने कहा था जो नखल था सोच में खड़ा था, जो बरग था हाथ मल रहा था। नखल कभी भी सोच नहीं सकता, बरग हाथ मल रहे, गलत वजह बयान की है जी। संते एयाम, एयाम का मतलब है जू मानी बात करना, एक मानी के डबल, एक बात के डबल मानी बयान करना। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब मोमिन जो है हम आम मुसलमान मोमिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोमिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा मोमिन मस्जिद में गया तो वो डर रहा है कि जल्दी से जल्दी निकलूं, और मोमिन का लकब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ गुल फक्त ना करते थे रब्बे अल्लाह की मुदा, हर खार को भी नोके जुबान थी खुदा की मुदा। अब देखें हर कांटा गुल फूल हर कोई इस्तेमाल अल्लाह ताला की हमद करता है। और दूसरी वजह ये भी बता रहा है कि कुछ करते हैं जो नहीं करते वो कांटे बन जाते हैं। इस संते याम की भी आपको समझ आ गई होगी, संते तजमीन भी करवा दूं। मेरे ख्याल में इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये सारी संते मैंने करवाई हैं आपको, आपने इनको रिपीट करना है या दोबारा इनको करना है, क्योंकि आपका मैं आज क्लासिक की 2 लेक्चर्स आपके रह गए हैं। सिर्फ तेजी से भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपका तमाम जो सिलेबस है वो कवर आ जाए हो जाए। यहाँ तक अगर कुछ समझना है दोबारा तो मुझे बता दें, वगरना मैं आगे चलती हूँ। जी मैम जवेरी अगर कोई हैंड रेज करे तो बताइएगा। जी देख लो जी जी 15 मैम मैं देख रही हूँ, लोग ये हैंड रेज करेंगे तो मैं चलें ठीक, बताऊंगी। मैं आगे फिर चलती हूँ। किसी ने यहाँ तक कुछ समझना हो तो वो कह सकता है, वगरना हम आगे चलते हैं। हैंड रेज कर लिया करें, मैम कुछ पूछ रही हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, समझना चाहते हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी मैम जवेरिया मुझे समझ नहीं आई क्या कह रही थी आप, सिग्नल का इशू था। मैम मैं इनसे कह रही थी कि अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है मैम से तो मैम टाइम दे रही हैं आप लोगों को, आप हैंड मैम रेज जवेरिया करके मेरी आवाज पूछा क्लियर करें है? उनसे। जी जी मैम आपकी आवाज क्लियर है। मेरी आवाज जी सुनाई दे रही है? जी अगला टॉपिक है हमारा जदीद शोराए गजल, यानी जिन्होंने गजल लिखी है उनके मशहूर शायर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला शायर है हसरत मोहानी, 1951 इसकी तारीख पैदाइश है और 1857 इनकी डेट ऑफ डेथ है। फराग गोरखपति पपुरी इनका असल नाम रघुपति सहाय था, 1982 इनकी डेट ऑफ बर्थ है यानी तारीख पैदाइश है, 1896 इनकी तारीख वफात है। नासिर काजमी इनको तन्हाई का, उदासी का और हिजरत का शायर भी कहते हैं, 1972 तारीख पैदाइश है और 1925 इनकी तारीख वफात है। अहमद फराज 2008 इनकी तारीख मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम नगीना, शायद नेटवर्क इशू है। आप सबको आवाज आ रही है मैम की? नहीं मैम आवाज नहीं आ रही मैम की।
जी ठीक है मैम। नगीना आपकी आवाज नहीं है, आवाज जो है ना शायद नेटवर्क इशू है, जरा चेक कीजिएगा अपना नेट कनेक्शन। मैम नगीना आपकी आवाज नहीं है। चले आई थिंक मैम की तरफ नेटवर्क का इशू है, इस वजह से वो लीव कर दी उन्होंने। आपने कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर सकते हैं आप। एमसीक्यूज के लिहाज से कोई मैसेजेस आए हुए थे कि बुक हमें रिकमेंड कर दें, अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं एजुकेशन की, कंप्यूटर की उस हवाले से। किसी का कोई क्वेश्चन है एजुकेशन, कंप्यूटर और इस्लामियात को लेके? जब तक मैम हमें रीज्वाइन करती हैं तब तक हम लोग बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम सलाम साइमा, वेलकम, बोलिए। मैम मैंने पूछा था आपसे कंप्यूटर की बुक का। जी जी बिल्कुल, वही मैं कह रही थी कि मुझे किसी पार्टिसिपेंट का मैसेज आया हुआ था कंप्यूटर की एमसीक्यूज के लिहाज से बुक पूछी थी आपने। एक बुक मैंने जो है ना डाउनलोड कर, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल मतलब मंडे को मेरा लेसन है तो मैं लेक्चर के दौरान ही आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। वो एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अच्छी बुक है। प्रोग्रामिंग की बुक आपने पूछी थी क्योंकि प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज के लिहाज से जस्ट उन्होंने एमसीक्यूज ही पूछने होते हैं, डिटेल तो प्रोग्रामिंग आपसे डिस्कस नहीं करनी है उन्होंने, ठीक है। तो उस लिहाज से मैंने जो बुक डाउनलोड की है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। सॉरी जी चलो नाम, मैम मेरी आवाज ठीक हो चली गई गया, थैंक शायद। यू। मैम जी वेलकम मेरी आप साइमा। दोबारा जी जी मिस आ गई है नगीना मेरी आवाज? बिल्कुल आवाज अब क्लियर है, आप स्टार्ट कीजिए। मैंने फिर लेफ्ट करके ज्वाइन किया, मुझे अंदाजा हो रहा था कि शायद कोई मसला है, तो फिर जी जी बिल्कुल। इसलिए मैंने लेफ्ट। अच्छा, मुझे अब ये नहीं पता कि कहाँ तक आपने ये शुरू से मैं फिर करवा दूं या ये कर लिया था। जी हाँ, जदीद शोराए गजल में सबसे पहले है हसरत मोहानी, उसके बाद फराग गोरखपुरी, नासिर काजमी, अहमद फराज, जॉन एलिया और जफर इकबाल। इन 6 के बारे में बेहतर है आप लोग इनकी बुक्स पढ़ लें तो थोड़ा सा ज्यादा इन्फो आ जाएगी। वरना इन शॉर्ट एक टेबल की सूरत में कल की तरह मैंने दे दी है। इसके अलावा जो उर्दू गजल के अनासर खमसा हैं उनके बारे में भी आपको मैं क्या कहते हैं इस दफा जो है सेंड कर दूंगी पीडीएफ। उसको आपने खुद रीड करना है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आज करवा दूंगी, वरना आपने खुद करना है क्योंकि अगला जो सेशन है वो आपका लास्ट होगा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपकी तकरीबन सारी जो है रिपीट करवा दूं अगले सेशन में। तो सबसे पहला जो है सैयद हसरत मोहानी, सैयद फजल हसन हसरत इनका नाम था, फजल हसन हसरत। मोहान में, कस्बा मोहान में पैदा हुए थे 1875 में और 1951 में इनकी डेथ हुई थी। इनको शहनशाह गजल कहा जाता है, सॉरी रईसुल मुतगज़लिन कहा जाता है। तेरे कूचे में इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी उनसे बात करना, कभी उससे बात करना। आप लोग जो रईस गजल है उसकी शायरी किस किस्म की होगी गजल। अब ये देखें, ये इन पे अंग्रेजों ने बहुत सख्तियां की, इनको जेल में भी डाला। तो ये क्या कहते थे कि है दो तरफा है चक्की की मुशक्कत भी है मशके सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी दो तरफा तबीयत है, हसरत की तबीयत भी। तो हसरत जो है ये गजल के रईस हैं, रईसुल मुतगज़लिन मौलाना सैयद फजल हुसन, और इनको हसरत मोहानी इनके कस्बे मोहान की निस्बत से कहते हैं। तखल्लस इनका था हसरत,
कलमी नाम जो इस्तेमाल करते थे वो हसरत मुहानी, फैसल मतल गजली कहते थे या मौलाना कहते थे। बल्दियत इनकी थी सैयद अजहर हुसैन। पैदाइश कहाँ पैदा हुए? 1875 में यूपी के कस्बे मोहान में पैदा हुए, जिसकी वजह से मोहानी कहलाए। 1951 में वफात हुई। इब्तदाई तालीम घर पर और अलीगढ़ से 1903 में बीए का इम्तिहान पास किया। उस्ताद इनके का नाम था तस्लीम लखनवी, जिनको मौलाना मीरुल्लाह तस्लीम भी कहते थे। सियासतदान थे, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सी तहरीकों में हिस्सा लिया और गजल लिखी, शायरे गजल थे। इनकी शायरी का मौजू था आज़ादी, बेदारी और इश्क व मोहब्बत या रुमानियत। उर्दू फारसी बोल लेते थे। असनाफे अदब जो है शायरी भी की, नसर भी की। मशहूर कलाम जो है ज्यादा गजल में है। नारा इनका होता था इनकलाब जिंदाबाद। 1903 में एक रिसाला शाया किया जिसका नाम था उर्दुए मुअल्ला। जी अगला शायर नंबर 2 है हमारा फिराक गोरखपुरी। इनका असल नाम था रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। 1896 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1896 में, और इनका असल नाम मैं बता चुकी हूँ। 1982 में इनकी डेथ हुई थी। तखल्लस इनका फराक था। गोरखपुरी इन्हें गोरखपुर की निस्बत से कहते हैं। बल्दियत मुंशी गोरख प्रसाद अबरत उर्दू फारसी के मशहूर आलम और वकील थे। पैदाइश इनकी कब हुई थी? 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में। मैंने क्या बताया कि गोरखपुर की वजह से इन्हें गोरखपुरी कहते थे। वफात 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली, भारत में हुई। अरसा हयात 85 साल इनकी उम्र थी। एमए अंग्रेजी अदब किया था। एक इन्होंने अंग्रेजी अदब में एमए किया था। एक परवीन शाकर का मैंने बताया था, जिनका एक तखल्लस बीना भी था। इनके उस्ताद का नाम नासिर मरहूम और वसीम खैर आबादी था। पेशा ये मुसन्नफ थे, ये राइटर थे, ये नकाद थे, ये स्कॉलर थे, ये लेक्चरार थे, ये मुकर्रर थे, ये मुतरजम थे, यानी दूसरी बुक्स का तर्जमा करते थे। शेरी रुझानात किस मौजू पे ये लिखते थे? वफा पे लिखते थे, मोहब्बत पे, गम पे, इश्क पे, अंगड़ाई, नुक्ता संजी, ये सारा कुछ इनके उसके अंदर था। ज़बानें कौन कौन सी आती थी इनको? उर्दू आती थी, अंग्रेजी आती थी, हिंदी आती थी, फारसी आती थी। 4 ज़बानें आती थी इनको। शायरी भी की इन्होंने, अदब भी किया, तनकीद भी की। तनकीद के एक बहुत माहिर माने जाते हैं। शायरी किस मौजू में की? इन्होंने गजल लिखी, नज़म लिखी, रुबाई लिखी, कथा लिखा। तसनीफ इनकी मशहूर गुले नगमा है। आपने निहायत हाजिर जवाब थे, फौरन जवाब जैसे घड़ के रखा हुआ था। रुमानी में तनकीद की बुनियाद रखी। आप श्री दास्तो नामी एक हिंदू खानदान के चश्मो चिराग थे, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फराक गोरखपुरी हिंदू थे। अब इनकी तसनीफ कौन कौन सी हैं? गुले नगमा 1959 में शाया हुई, गुले राना भी 1959, मशल भी 1959, रूए कायनात 1945, रूप अंदाजे शमशान उर्दू गजल गोई इनकी बहुत मशहूर किताब है। शबिस्तान, सरगम, बज़्म जिंदगी, अंगे रोश शायरी, रमजो कायनात, कनायात, शोलाबाज, हाशिए उर्दू की इश्किया शायरी, मजमुए कलाम, ये सारी इनकी तसनीफ है। याद आपने खुद करनी है। अगला शायर है हमारा नासर काज़मी। नासर काज़मी की शायरी को कहा जाता है कि वो हिजरत का नोहा है, कि उन्होंने तकसीम में बरेसगीर पाको हिंद पे ज्यादा लिखा है। नाम क्या था? सैयद नासर रजा काज़मी। 1925 में पैदा हुए, 1972 में डेथ हुई। इनका मशहूर क्या कहते हैं, ये गजल है जो पीटीवी पे एक ड्रामा भी दिखाया गया था, मानूस अजनबी, उसमें थी ये। वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासर, तेरी गली तक तो हमने देखा, फिर न जाने किधर गया वो। असल नाम सैयद नासर रजा था, तखल्लस नासर, कलमी नाम नासर काज़मी था। कुनियत क्या थी? अबुल बासर। क्यों? आप बासर सुल्तान काज़मी के बाप थे, इसलिए आपको अबुल बासर कहा जाता है। वल्दियत, वालिद का नाम मोहम्मद सुल्तान काज़मी और वालदा का नाम कनीजा मोहम्मद बेगम था। पैदाइश आपकी कहाँ हुई? 8 दिसंबर 1925 को मोहल्ला काजीवाड़ा, अंबाला, भारत में। और वफात, चूंकि ये हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे, तो लाहौर
में 2 मार्च 1972 को हुई। इब्तदाई तालीम अम्बाला में पैदा हुए तो वही मिशन गर्ल्स हाई स्कूल में इनकी वालदा टीचर थी, उनके पास पढ़ते रहे थे। उस्ताद सुखन, इनके उस्ताद का नाम हफीज होशियारपुरी था और अख्तर शेरानी से मुतासर थे। सॉरी मैं थोड़ा थोड़ा तेज बोल रही हूँ, अगर कहीं समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। शेरी रुझानात, उदासी, हिजरत, तन्हाई, नींद, काफिले वगैरह। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी शायरी जो सारी की सारी है वो हिजरत का आलमी है, तो ये रॉन्ग है। इनकी शायरी में बाकी जिंदगी के वाकयात और हकाइक को भी डिस्कस किया गया है। उर्दू जानते थे, शायरी की और नसरी अदब की एडिटिंग की, यानी उसमें से गलतियां निकाली, एडिटिंग करके आगे पेश किया। गजल और नज़म दोनों लिखी। मशहूर तसनीफ इनकी निशाते ख्वाब, खुश्क चश्मे के किनारे, दीवान, बरगे नह, पहली बारिश, सुर्खी छाया। और मालूमात क्या है कि इनका शजरा नसब हजरत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से जा मिलता था, इसी वजह से इनको नासर काज़मी कहते हैं। ये चीजें जो हैं ये आपने ये कम अज कम क्लासिकी शायर और जदीद, ये 6 मैंने निकाले थे, इन 6 को कम अज कम अच्छे तरीके से आपने यानी यही वाली चीजें कर लें तो आपके 2-4 MCQ हो जाएंगे। ईशा कितनी दफा कहा है चुप कर जाओ। ईशा जी सॉरी, आज पता नहीं कोई नेटवर्क का इशू है, बार बार ये प्रॉब्लम बन रहा है। अहमद फराज, शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था, आप अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते
अस्सलाम वालेकुम मैम, कब से आवाज नहीं आ रही आपकी? मैम जी मैम बोल रही थी, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मेरी आवाज नहीं आ रही, कोई बोला ही नहीं। अब मेरी आवाज क्लियर है? आपकी जी मैम अब आ रही है, काफी देर से आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है? जी मैम अब आ रही है बात। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आज नेटवर्क का इशू है। खैर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। थोड़ा सा रह गया। जी आदम जी अवार्ड मिला था इन्हें 1800 स्टार्स। अच्छा, इनके जो अवार्ड हैं अहमद फराज के, ये आपने लाजमी करने हैं। थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैम किरण का टाइम होने वाला है, तो इनकी तसनीफ एक दफा देख लेते हैं हम। तन्हा तन्हा थी इनकी, जर्दे शोभ थी, नायाब थी, शबे खून थी, जाना जाना, बेआवाज गली कूचों में, नाबीना शहर में, गजल बहाना करूं, सब आवाजें मेरी। इनकी डेट ऑफ शात भी आपने याद करनी है। प्राग की शायरी। इसके बाद क्या कहते हैं, जॉन एलिया। जॉन एलिया 1931 से 2002 इनका ड्यूरेशन है। दे माल हमको मुफ्त, हम असहाबे कहफ हैं, सिक्का हमारे दौर का चलता कहीं नहीं। असल नाम सैयद जॉन असगर था, तखल्लस जॉन, कलमी नाम जॉन एलिया। अलामा सैयद शफीक हसन एलिया 14 दिसंबर 1931 को ये भारत अमरोहा में पैदा हुए हैं, और बीमारी की शिद्दत से ये 8 नवंबर 2002 को कराची में वफात पा गए थे। इन्हें बीमारी कौन सी थी? इन्हें टीबी थी तब दिख। आपके वालिद जो है, उनके आलमाना और शायराना माहौल ने आपको शायरी की तरफ मुतवज्जो किया। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अरबी जबानें जानते थे। इनके शायरी मंजूए हैं शायद, गुमान, लेकिन, शायद मुझे गुमान, शायद यानी मुझे गुमान, गोया, फर्दनवद और क्यों। आप शिया थे, इसलिए आपकी शायरी में जगह जगह शियों वाले हवाले मौजूद हैं। शायद यानी गुमान, लेकिन, गोया, फरनूद, इनकी डेट अलग-अलग दे दी है। अगर जिनके बारे में इनके भांजे सैयद मुमताज सैयद कहते हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जॉन एलिगा शायर ना होते तो बहुत सरबराह मार होते। अब्दुल कलाम आजाद के बाद जॉन एलिगा जैसी ताकतवर शायराना नसर लिखने वाला कोई नहीं था। तसनीफ इनकी जनाब आप देख लें। जफर इकबाल। जफर इकबाल हनूज जिंदा है, दौरे जदीद के शायर हैं। मियाँ जफर इकबाल, तखल्लस जफर है, साहिब अहद भी कहा गया है। एमए उर्दू के लास्ट वाले जो सिलेबस है उनमें इनकी एक दो शायरी के नमूने हैं। इफ्तिखार जालब साहिब ने आपको साहिब अहद कहा है। 1932 को बहावल नगर में पैदा हुए, हनूज जिंदा हैं। ग्रेजुएशन किया एलएलबी की। माशरती जबर पे लिखते हैं। तमगा मिला इन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी। गजल लिखी, तसनीफ आबे रवां, गिला आफ्ताब, रतबे दिया बस, सराम, तवार, तफाफत, गुबार आलूद सिमतों का सुराग। ये अक्सर पूछा जाता है, गुबार आलूद सिमतों का सुराग। ऐबो हुनर, बहमो गुमान। जी इसके अलावा आप खबरनाक टीवी के होस्ट आफ्ताब अकबाल जो हैं उनके वालिद हैं। जी मैं स्क्रीन कर रही हूँ, मेरे ख्याल में स्क्रीन कर रही हूँ ऑफ। अब मुझे आपसे ये पूछना है, खास तौर पे एमए उर्दू वालों से, कि अभी तक आपने जो कर लिया उससे सेटिस्फाइड है? कोई और चीज अगर आपने करनी है तो नेक्स्ट आपका लास्ट लेसन होगा जिसमें मैं करवा दूं। 1 मिनट है आपके पास, तो आप बोल सकते हैं। मैम किरण का टाइम होने वाला है, आई थिंक वो मौजूद हैं तो वो अपना सेशन लेंगे, वरना मैं आपको जदीद शायरी भी करवा चुकी हूँ, ये भी करवा चुकी हूँ। मेरा इरादा आज आपका अमराओ जान अदा पे भी बात करने का था, लेकिन टाइम नहीं बचा कि लिमिटेड सा टाइम होता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको 1-2 नावल जो है ना वो सेंड कर दूं, जो आप लोग खुद नेट से देख लें, जैसे उदास नज़लें, अमराओ जान अदा। इसके अलावा क्या कहते हैं, मुस्तनसर हुसैन तारड़ के सफरनामे देख लें। जो मशहूर 10 नावल हैं उनको एक नज़र पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। जी किसी ने कुछ और पूछना है तो पूछ लें।
मैम किरण आप कंटिन्यू कर सकती हैं अपना। ओके मैम, थैंक यू। मैम मैंने आपसे पूछना था, जॉन इलियट शायर है ना? जी जी बिल्कुल शायर हैं, एले तशी वो हैं, इसके अलावा नसर मतलब निगार भी हैं। जी कोई पूछें। नॉवल वगैरह ऐसा टाइप कुछ भी नहीं लिखा उसने? नहीं नहीं वो नसर निगार हैं, वो तनकीद करते हैं। उसके अलावा अगर मुझे कोई नावल नजर आया तो मैं आपको बताऊंगी। वो यानी नसर और टाइप असल के में लिखते वो हैं, मेरे नावलों वाली फेवरेट है उनकी इसीलिए। शायरी ज्यादा अच्छी है, सही सही, ओके नावल मैम, नहीं है वो। थैंक यू। ये मैं एमए उर्दू वालों को एक दफा फिर रिकॉल करवा रही हूँ। ये जदीद और कदीम जो शायर हैं इनको बराए करम रट्टा लगा लीजिएगा। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। चलें जी, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले टेस्ट की बात कर लेते हैं। आज मैंने आपको कंबाइंड टेस्ट सेंड कर दिया था, ठीक है। EACs मतलब सबके लिए अलग बनाया था और SSC इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए अलग। तो आपके पास कल का टाइम है, क्योंकि सर ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आप लोगों को पूरा 1 दिन का टाइम मिलेगा, इसीलिए आपको पूरे 1 दिन का टाइम दिया है ताकि आप लोग रिलैक्स होकर अपना टेस्ट कर सकें। और जो लोग अपना लेक्चर लेते हैं कॉन्टिन्यूसली, जाहिर है वो लोग टेस्ट में भी दिलचस्पी लेते हैं और वो टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। जी मैम किरण शो होगी आपकी स्क्रीन, आप स्टार्ट करें। मैम मेरी वॉइस नहीं आ रही? नहीं मिस किरण, क्लियर है, आपकी आवाज भी क्लियर है। मैम आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम लोगों ने आज जो टेस्ट दिया है वो आप लोगों ने कंबाइन लाजमी करना है। आज जो मुझे कहा गया था, मुझे बोला गया था कि आप अगेन जो प्रेजेंटेशन है नरेशन की, खास तौर पे नरेशन का बोला गया था और टेंसेस का बोला गया था, तो आप उसको एक बार दोबारा से इलेबोरेट कर दें, ठीक है। तो वो मैं इलेबोरेट कर रही हूँ, उसके बाद आपके जिम्मे टेस्ट भी लगाना है आज का, ठीक है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं। मैं आप लोगों को ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, मैं आप लोगों को जस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वही बताऊंगी, ठीक है। सिंपली डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो कोई पर्सन अगर आपसे डायरेक्ट बात कर दे वो होती है, या फिर कोई पर्सन अगर बात कर रहा हो और उसकी बात डायरेक्ट आके मैं वैसे की वैसे बयान कर दूं, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट जो होती है दैट इज कि आप लोगों ने क्या करना है जी, उसकी जो स्पीच है उसको अपने वर्ड्स में बयान करना है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। जॉन सेड आई विल गिव यू अ पेन, ठीक है। तो मैंने कहा था इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं या हमारे कोटेशन मार्क्स होते हैं उनको चेंज करके आपने क्या करना है जी, जॉन सेड दैट लगाना है। और यहाँ पे क्या होगा जी, प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अंदर, जो भी उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जॉन है, ठीक है। जॉन है तो वो बॉय है, बॉय के लिए हम ही लगाते हैं। तो यहाँ पे विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। गिव यू जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन जो होता है, सेकेंड पर्सन जो होता है हमारा, वो क्या होता है जी, वो हमारे इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। जॉन सेड दैट, जाहिर है वो क्या करेगा जी, ही वुड गिव मी अ पेन, उसने किसको पेन देना था, मुझे देना था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसके 2 हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है और सेकेंड वन जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओमिशन करते हैं कॉमास का, उसके बाद हम लोग कॉमास की जगह पे क्या लगाते हैं, दैट। चेंज करते हैं हम फिर क्या, प्रोनाउंस को चेंज करने के तरीके हैं, चेंज करते हैं हम टेंसेस को भी, और लास्ट में हम चेंज करते हैं एडवर्ब्स को, ठीक है। यहाँ पे बताया गया फर्स्ट पर्सन जो हमारे हैं आई और वी, वो चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट में। सेकंड पर्सन यू जो है ये चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, और जो थर्ड पर्सन है उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। सेकंड होगी तो वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगी। इज आर एम जो है वो वाज वर्ब में चेंज होगा, और जो वाज वर्ब है वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हैज हैव जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। ये बात याद रखनी है, हैज हैव किस में चेंज होगा, हैड में, ओके। यहाँ पे फिर एडवर्ब्स की चेंजिंग भी बताई थी मैंने, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। दिस दैट में चेंज हो जाएगा, देयर जो है दोज में, हेयर जो है देयर में, और इस तरीके से सो ऑन आप ये सारा पढ़ सकते हैं। आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिकॉल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स की अगर बात करें तो मे, माइट में, कैन, कुड में, विल, वुड में, शेल, शुड में, और मोस्ट जो है वो हैड टू में। ये बात याद रखिएगा, मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाएगा।
इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, वुड, कुड, माइट, शुड और ऑट टू, ये ऐसे मॉडल्स हैं जो अगर स्टार्ट में आ जाएं तो वो चेंज नहीं होते। अब 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। असर्टिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं उसका एक अलग तरीका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं। तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंसेस का सिंपल एक सिंपल तरीका बताया गया है। वहाँ पे सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड के अंदर। यहाँ पे आपने जस्ट इसको यही रिमेंबर करना है। जैसे कि यहाँ पे कहते हैं ही सेड टू मी अमेरिका विल लीव अफगानिस्तान इन 2015, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही टोल्ड मी दैट, क्योंकि हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को खत्म कर रहे हैं, उन्हें रिमूव कर रहे हैं, अमेरिका विल वुड में चेंज हो जाएगा, लीव अफगानिस्तान इन 2015। ठीक है, ये बहुत इजी है। असर्टिव के बाद अगर एक्सक्लेमेटरी की बात करें तो इसमें जाहिर है हैप्पीनेस जो है उसमें हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस। अगर हम लोग सैड हैं तो एक्सक्लेम करेंगे विद सॉरो, अगर हम सरप्राइज्ड हैं तो एक्सक्लेम करेंगे विद वंडर और सरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं आपको मैं सिंपली बताऊं, एक्सक्लेमेशन मार्क आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं ऐसे जो मुख्तलिफ किस्म के जॉयज या सैडनेस या हैप्पीनेस या मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को शो करवाते हैं। जैसे ही सैड हुरा, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है। आई वोन अ प्राइज, तो हम करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वोन अ प्राइज। ठीक है, आई वोन अ प्राइज है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव की अगर बात करें, इसको चेंज करने के लिए सिंपल तरीका है, अगर आप लोगों ने यस और नो क्वेश्चन करना है तो उसमें यस और नो सिंपल में चेंज हो जाएगा, और अगर आप लोगों ने इफ और वेदर लगा देना है यहाँ पे अगर इसको इंटेरोगेटिव को आपने असर्टिव बनाना है तो आपने क्या लगा देना है, इफ लगाना है कहीं पे और कहीं पे वेदर लगाना है। इफ जो होता है वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए यूज होता है और वेदर जो होता है वो फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए यूज होता है। शी सेड विल यू पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे सिंपली हम कहेंगे शी आस्क्ड me, she asked me if, will की जगह if he would participate। ठीक है, he would participate in the quiz competition। यहाँ पे अब आप एक और डिफरेंस देख लें, यहाँ पे जो फर्स्ट वन सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है जी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और जो हमने इसको पैसे इसमें नरेटिव में बनाया है, इसकी नरेशन की है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है जी, फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका मतलब है हमने इसको किस में चेंज करना है, क्वेश्चन से असर्टिव में। अब हम इम्पेरेटिव की बात करते हैं। इम्पेरेटिव में हम कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई ऑर्डर दे सकते हैं, कोई एडवाइस दे सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं। यहाँ पे मौजूद है, जैसे ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको सिंपल असर्टिव में चेंज कर देंगे। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको डिटेल से एक एक सेंटेंस को चेंज करके बताया था। यही बात है कि जो मैंने स्लाइड्स बनाई थी, आई थिंक कंप्लीट करने की कोशिश की थी कि हर एक सेंटेंस को चेंज करने का आपको तरीका आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज करते हैं प्रोनाउंस का, बैकशिफ्ट करते हैं टेंसेस को, और चेंज करते हैं टाइम और प्लेस एक्सप्रेशंस को भी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का बताया गया है। अब मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगी, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसको रीड आउट कर लेना है आफ्टर द लेक्चर, क्योंकि मैंने प्रेजेंट, पास्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की भी बात करनी है। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं जी, प्रेजेंट सिंपल को चेंज करते हैं पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ देखिए आप फोर्थ वन, अब पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी मैंने एक और एग्जांपल भी डाली थी। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल को दोबारा से पास्ट परफेक्ट में, यानी यहाँ पे एक में पॉजिटिव अफर्मेशन दी थी मैंने और एक में नेगेटिव अफर्मेशन दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में अगर आप चाहें ना तो आप इसके एक टेबल भी बना सकते हैं, आप इसको साइड पे लिखते जाएं और आप उसके एक सिंपल टेबल बना लेंगे, उससे आपको भूलेंगे भी नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे विल वुड में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा। वुड जो है वो चेंज नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा या दा में। यहाँ पे पहले मैं बता चुकी हूँ, एम इज जो है वाज, ये वाज में चेंज हो जाएगा, और आर जो है वो वर में चेंज होता है, टू नाइट जो है वो दैट नाइट में चेंज हो जाता है, कैन कुड में माइट में, मस्ट जो होता है वो मस्ट में या फिर हैड टू में, मसंट जो होता है वो मसंट जो है उसमें कोई भी किस्म की चेंजिंग नहीं आती। लास्ट वन जो शुड होता है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब हम बैक शिफ्टिंग करते हैं एक्सप्रेशंस की, मतलब हमारी अगर रिसेंट कन्वर्सेशन हो या फिर हमें कोई न्यूज मिल जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम थोड़ा सा जो सेंटेंस है उसको चेंज कर देते हैं, और हम क्या करते हैं जी, उसको फ्यूचर से हम किसमें, सिंपल में चेंज करने की कोशिश करते हैं, और यही इन दो एग्जांपल्स के अंदर बताया गया है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चन जो कि क्या होते हैं जी, रिपोर्टिंग होते हैं, लाइक जिसे हम असर्टिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग कोई कमांड देते हैं। ठीक है, यूज अ क्वेश्चन, हमें इसमें क्वेश्चन यूज करते हैं, चेंज करते हैं प्रोनाउन को, बैकशिफ्ट करते हैं और चेंज करते हैं उसके टाइम को भी। ठीक है, अगर इफ और वेदर हम यूज करते हैं, अगर हमने यस और नो देना हो, जैसे ही आस्क्ड,
Where did Salman go yesterday? पहले भी बता चुकी हूँ. He asked where Salman had gone the day before. यहाँ पे क्या हो गया जी, पहले क्वेश्चन मार्क था और अब क्या हो गया जी, फुल स्टॉप. ठीक है, इसकी मैंने काफी सारे एग्जांपल्स डाली हैं और उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट का बताया, रिक्वेस्ट का फॉर्मूला भी लगा दिया था कि रिक्वेस्ट जो होता है वो आस्क, ठीक है, उसको आस्क में चेंज कर देते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट लगाते हैं और 2 प्लस इन्फिनेटिव वर्ब. ठीक है, यहाँ पे जैसे है अर्जुन जो है आस्क मी कैन यू लेंड मी $200. ठीक है, सिंपली हम लिखेंगे अर्जुन आस्क्ड मी टू लेंड हिम $200. ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन की भी मैंने एग्जांपल दी हुई है. इंस्ट्रक्शन को टेल में चेंज करते हैं और जो एडवाइस है उसको एडवाइस में ही चेंज करते हैं. ठीक है, हम वर्ड जो है एडवाइस का यूज करते हैं. ठीक है, ये आपकी नरेशन है. आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से दोबारा से रीड आउट कर लेना है. ठीक है, आप लोगों के पास स्लाइड्स वगैरह सब चीजें मौजूद हैं. किसी के पास कुछ मौजूद ना हो तो वो मुझे कह सकता है. ठीक है, अब हम प्रेजेंट टेंसेस के मुतालिक थोड़ा सा देख लेते हैं. इसमें तो मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है ना. इसमें देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस बताई हुई हैं टेंसेस की कि टेंसेस होते क्या हैं. ठीक है, टेंस जो होता है वो टेम्पस वर्ड से निकला, ये बात याद रखिएगा, लैटिन का वर्ड है. उसके बाद इसकी 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की डेफिनेशन दी गई है कि प्रेजेंट के एक्सप्रेशंस को शो करता है, पास्ट हमारे माजी के गुजरे हुए एक्सप्रेशंस को शो करता है और फ्यूचर जो है हमारे आने वाले एक्सप्रेशंस को शो करता है. अब यहाँ पे एस्पेक्ट की बेस पे पहले हम बात कर रहे थे टाइम पे. अब हम अगर एस्पेक्ट की बेस पे बात करें तो इसकी 4 कैटेगरीज और हो जाती हैं, जिसमें इंडेफिनाइट या सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट या कंप्लीट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक मिक्सचर है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का. इनकी डेफिनेशंस भी डाली हुई हैं कि इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है. इंडेफिनाइट टेंस जो होता है वो डिस्क्राइब करता है किसी एक्शन को जो कि अभी फिनिश ना हुआ हो. कॉन्टिन्यूअस किसी भी एक्शन के कंटिन्यू रहने को जाहिर करता है. परफेक्ट किसी कंप्लीट एक्शन को बताता है जो मुकम्मल हो चुका हो. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताता है हमें कि कुछ जो एक्शंस हैं वो थोड़े बहुत प्रोग्रेस के अंदर मौजूद हैं और बाद में वो क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे. तो यहाँ पे वर्ड टेबल भी मैंने दिखा दी थी कि प्रेजेंट के भी 4 हिस्से, पास्ट के भी 4 हिस्से और फ्यूचर के भी 4 हिस्से हैं. यहाँ से ही मैं आपको इसको कंप्लीट बता देती हूँ कि जो प्रेजेंट है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, साथ में एस और एस का इजाफा करते हैं. प्रोग्रेसिव के अंदर हम इज आर एम जो है वो यूज करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, मतलब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं. उसके बाद हम लोग परफेक्ट की अगर बात करें तो हम हैज हैव यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. ये मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ. ठीक है, और अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ पे हम हैज या हैव बीन लगाते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं. इट्स सो इजी, सिंपल टेंसेस बनाना बहुत आसान है. पास्ट की अगर बात करें तो सेकेंड फॉर्म लगाते हैं हम. ठीक है, और अगर हम लोग सेकेंड फॉर्म जो है वो सिंपली बहुत इजी है. ठीक है, सेकेंड फॉर्म किसी भी उसकी वर्ब की लग सकती है. प्रोग्रेसिव की अगर हम बात करें तो वाज वर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगता है. ठीक है, और अगर हम थर्ड की बात करें तो पहले हैज हैव यूज हो रहा था, अब हैड यूज हो रहा है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है. पहले हैज बीन हैव बीन यूज हो रहा था, अब हैड बीन यूज हो रहा है और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है. सेम वैसे के वैसे, जस्ट थोड़ी बहुत कंडीशंस चेंज हैं. अब फ्यूचर की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट में फर्स्ट यूज हो रही थी, इसमें सेकंड यूज हो रही थी. यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रोग्रेसिव है उसमें विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाएगा. तीनों में ये बात याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव के तीनों टेंसेस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में आईएनजी है. ठीक है, प्रेजेंट में वो इज आर एम होता है, पास्ट में वाज वर हो जाता है और फ्यूचर में विल भी आ जाता है. ठीक है, परफेक्ट फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है विल हैव आ जाएगा. ठीक है, पहले आया था हैज हैव, फिर आया हैड, फिर अब विल हैव आ जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो वैसे की वैसे ही है. अब अगर हम प्रोग्रेसिव की बात कर लेते हैं तो हैज हैव आ जाएगा. ठीक है, ऊपर वाले के अंदर हैज हैव बीन आ जाएगा, नीचे वाले के अंदर हैड बीन आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, विल हैव बीन आ जाएगा. इसमें हैज नहीं है, ये बात याद रखिएगा, विल हैव बीन है और इसमें वैसे ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी है. यानी अगर आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है तो क्या होगा जी, कॉन्टिन्यूअस जो है टेंस उसके अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है. ठीक है, अगर हम लोग पास्ट इसकी सिंपल परफेक्ट की बात करें तो उसमें तीनों में थर्ड फॉर्म यूज होती है और सिर्फ प्रेजेंट में थोड़ी सी चेंज होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं, साथ में बताया गया है कि हम कैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और थोड़ा सा जो हमारी एक्सटेंशन होती है उसके जरिए हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. इसके हम लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग इनको रीड आउट कर सकते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर बात करें मैं आपको बता के आ चुकी हूँ कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और साथ में एस और एस का इजाफा होता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ही इज कमिंग टुमारो, इसमें सब्जेक्ट है,
ठीक है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, साथ में कम, कम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, साथ में उसके आईएनजी लग गया तो ये बन गई कमिंग। और टुमारो जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर इसे हम एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं आपको बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो सकती है जिसके अंदर हैज हैव है, फिर मेन वर्ब यूज होती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को, साथ में ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी एक्सटेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे इट हैज रेन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे इट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और साथ में रेन्ड जो है वो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है। उसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है जी, सब्जेक्ट है प्लस ऑक्सिलरी वर्ब है, हैज हैव है, ठीक है, साथ में हम बीन लगा रहे हैं। उसके बाद क्या है जी, हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी है, साथ में ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी पीरियड्स वगैरह। अब यहाँ पे देखें, फॉर लगेगा पीरियड के लिए, ठीक है, जबकि सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा से भी बता सकती हूँ। यहाँ देखिए जो सिंस है वो यूज हो रहा है डेफिनेट टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, जैसे कि यस्टरडे, ठीक है, यहाँ पे सिंस जो है 2 o'clock, ठीक है, 2 AM, या फिर सिंस मंडे, सिंस 2019। और जो फॉर होता है दैट इज जस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 2 और 7 वीक एंड फॉर सेवरल इयर्स एक्सेट्रा। आप लोग अगर ये स्लाइड्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है। हाँ जी, पास्ट टेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो ये भी मैंने बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके बताया कि पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। इसमें अगर हम यूज टू यूज करें, साथ में वुड लगा दें तो क्या मसला होगा, और अनरियल पास्ट जो होता है उसको हमने कैसे हैंडल करना है। तो पास्ट सिंपल टेंस जो है इसकी मैंने फॉर्मेशन बताई थी कि सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे ही मेट हिज फ्रेंड लास्ट ईयर, तो मेट जो है वो हमारी क्या है जी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है। वही एक बात है, अगर अपने इसका नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ पे डिडंट यूज हो जाएगा, फर्स्ट वाले के अंदर क्या होगा, डू और डज यूज होगा, इसके अंदर क्या होगा, डिडंट या डिड यूज हो जाएगा। ठीक है। डिड, और अगर सवालिया बनाना है तो डिड स्टार्ट में आ जाएगा। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या हो गया जी, डिड जो है स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद फिर हम नॉट लगा देंगे। ठीक है। इसके मुकम्मल तरीके बताए गए हैं, टाइम एक्सप्रेशन बताया गया है कि किस किस टाइम एक्सप्रेशन के साथ हम पास्ट सिंपल टेंस जो है उसको यूज कर सकते हैं। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बताए गए हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट है, वाज वर है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी है। ठीक है। शी वाज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, शी हमारा सब्जेक्ट है, वाज जो है हमारा वही हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लग रहा है। ठीक है। शी जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है। तो यहाँ पे वो कुक कर रही है ऑल मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग हमारी एक्सटेंशन है। ओके। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या लगा देंगे, वाज वर के बाद नॉट, और अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो वाज वर को स्टार्ट में ले आएंगे। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो वाज वर को स्टार्ट में ही रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे। ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इजी। यहाँ पे भी टाइम एक्सप्रेशन बताए गए हैं नीचे। टाइम एक्सप्रेशंस को जरा याद कर लीजिएगा किसके साथ ये ज्यादा क्लियरली यूज होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर बात करें तो जाहिर है सब्जेक्ट है प्लस हैड है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और साथ में ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई भी एक्सटेंशन हो सकती है। अगर इसी का हमने नेगेटिव बनाना हो तो हैड नॉट हो जाता है, या फिर जिसे हम हैडंट भी बोलते हैं। और अगर हमने इसका सवालिया बनाना हो तो हैड स्टार्ट में आ जाता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हैड जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट लगाते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। आई थिंक अब तो आपको ये रट जाने चाहिए। टाइम एक्सप्रेशन इसका भी मौजूद है, आपने मैं बार बार कह रही हूँ, टाइम एक्सप्रेशन आपने जो है ना वो ध्यान में रखना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट है प्लस हैड है, पिछले वाले में हैज और हैव बीन होता था, याद रखिएगा, हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, हैड जो है वो सिंगुलर के साथ भी यूज होगा और प्लूरल के साथ भी। सब्जेक्ट है, हैड है, साथ में बीन लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है, उसके बाद हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है या एक्सटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस। ठीक है। इसका नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड के साथ नॉट लगा देंगे, हैडन बन जाएगा, उसके बाद बीन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी है। ठीक है। और उसको अगर हमने सवालिया बनाना हो तो हैड को स्टार्ट में ले आएंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हैड को स्टार्ट में ला के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। इसका टाइम एक्सप्रेशन भी मौजूद है, ये आपने गौर से पढ़ने हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, टाइम एक्सप्रेशन आपने बहुत गौर से पढ़ने हैं। एक सेकेंड। ओके जी, कर दूंगी मैं स्लाइड सेंड। अब यहाँ पे देखें यूज टू और वुड की अगर बात करें हम, ठीक है, वो यूज टू इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब अब आपको याद होनी चाहिए कि क्या होती है, टू के बाद कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम उसके साथ क्या करते हैं जी, वुड लगाते हैं। वुड लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, व्हेन आवर चिल्ड्रन वर यंग दे प्ले,
ठीक है, दे प्लेड या यूज टू प्ले टेनिस भी लगा सकते हैं। अब देखें दोनों ही आपके ठीक होंगे। मेरी बात ये याद रखें, अगर आप लोगों ने जिसे कहते हैं ना एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देनी है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड परफॉर्म करना है, कहीं पे आपने अपने सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा आला, या फिर मैं सिंपल बात कहूँ ना, आपने अपने सेंटेंसेस को मॉडर्नाइज करना है, तो मॉडर्नाइज करने के लिए ये टेंसेस ये वो यूज टू और वुड यूज हो रहे हैं, अदरवाइज आप सिंपल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अनरियल पास्ट का भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इसकी कंडीशंस हैं कि इफ शी हैड द मनी, ठीक है, शी वुड बाय अ फ्लैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, उसको मतलब एक अनरियल पास्ट दिखाई दे रहा है कि अगर अनरियल पास्ट है मतलब उसके पास कभी या शायद जब पैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं खरीद रही हूँ यहाँ पे एक जो लेमोर्जिन है, ठीक है, एक कार है, बहुत महंगी है, तो अगर मैं वो कहूँ कि मैं वो खरीद रही हूँ तो ये एक अनरियल पास्ट होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी खरीद पाऊंगी, तो दैट इज अनरियल पास्ट। और उसके लिए आप लोग क्या करते हैं जी, कंडीशंस यूज करते हैं। यहाँ पे सारी की सारी कंडीशंस दी गई हैं। खैर टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है, एक दफा दोबारा से मैं आप लोगों को जरा फ्यूचर टेंस जो है उसको भी रिपीट करवा देती हूँ। देखें आप लोग ना, स्लाइड्स आप लोगों के लिए इसीलिए बनाई थी मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके, ताकि आप लोग इनको पढ़ें। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे यकीन करें वैसे वैसे आपको ग्रामर रिपीट होगी। ठीक है, हाँ उसमें कुछ चीजें नहीं है, जैसे अब पंक्चुएशन नहीं है, पंक्चुएशन मैं जरूर करवाती, लेकिन मसला क्या है जी, वो आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा डीपली लेके जा सकती थी प्रेपोजिशन को। ठीक है, उस पर मैं कोई 18-20 लेक्चर दे सकती हूँ, अगर मैं मतलब उसको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एलेबोरेट करना स्टार्ट कर दूं, ऑन को अलहदा से स्टार्ट कर दूं, इन को अलहदा स्टार्ट कर दूं, एट को अलहदा स्टार्ट कर दूं, तो दैट इज लाइक बहुत टाइम टेकिंग है। तो मैंने वो करवाया है जो काफी हद तक हर एक पर्सन को रिपीट हो गया होगा और उसको फायदा भी देगा इन नियर फ्यूचर। ठीक है, तो खैर यहाँ पे फ्यूचर टेंस जो है उसकी सिंपल डेफिनेशंस डाली हैं। डेफिनेशंस तो अब जाहिर है आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके सबसे ज्यादा जो चीज है ना, दैट इज यूसेज। आप ये बात याद रखिएगा, वो यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं ना। सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट है वही है, विल शैल है, और साथ में वर्ब की जो है फॉर्म है बेयर फॉर्म की अगर बात करें तो वो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे आई विल गो टू थाईलैंड। ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट है, साथ में विल लगा हुआ है। ठीक है, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, टू थाईलैंड हमारा ऑब्जेक्ट या एक्सटेंशन हम इसको बोल सकते हैं। अगर इसका नेगेटिव हमने बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हो जाएगा। अच्छा, विल नॉट को हम लोग अगर कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म के अंदर लिखें, एक और बात याद रखें, अगर लेक्चर देने पे आऊं तो कॉन्ट्राडिक्शंस के ऊपर एक और लेक्चर भी बन सकता है। ठीक है, तो ये वुड नॉट होगा, लेकिन हमारे जो लास्ट के 2 लेक्चर्स रहते हैं, 5 तारीख का और 6 तारीख का, ठीक है, तो वो जो 2 लेक्चर्स रहते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की ग्रैंड टेस्टिंग दूं। ठीक है, ग्रैंड टेस्टिंग इस हवाले से सबकी बात कर रही हूँ मैं, ओवरऑल बात कर रही हूँ, एसएससी वालों की बात नहीं करी जस्ट। तो एक ग्रैंड टेस्टिंग होनी चाहिए, हाफ जो है जितना भी मतलब मैंने पढ़ाया हाफ, ठीक है, तो उसकी, और जो मैंने मतलब नेक्स्ट हाफ पढ़ाया होगा उसकी। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को अगर दोबारा से एक दफा रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरे पास 2 लेक्चर्स हैं, मैं वो करवा सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी और लेक्चर को इलेबोरेट करवाना या समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी करवा सकती हूँ। ठीक है, विल जो है स्टार्ट में आ जाएगा अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की जो बेस फॉर्म है या फिर जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं वो लगा देंगे। इसका यूसेज देखें, ये एक्शंस के लिए यूज होता है जो कि एक मोमेंट ऑफ स्पीच के लिए हमने डिसाइड किए हुए हों, या फिर एक अनप्लान्ड फ्यूचर के लिए यूज होता है ये। ठीक है, इसमें मतलब हमें ये श्योरिटी नहीं होती दैट फ्यूचर जो है वो रियल होगा, या फिर मतलब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है जी, जस्ट एक अनप्लान्ड फ्यूचर होता है, हम लोगों को उसकी किसी किस्म की कोई श्योरिटी नहीं होती। ये ऑफर करने के लिए, किसी रिक्वेस्ट के लिए, प्रॉमिस के लिए, ऑर्डर के लिए, किसी को धमकी देने के लिए भी यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे अनप्रिवेंटेबल एक्शंस के लिए भी यूज होता है, ऐसे एक्शन जो पास्ट में रिपीट ना हो सकें, ठीक है, या जिसे हम ना रोक सकें, जिसे रोक ना सकें हम, हमारे हाथ में ना हो। जैसे कि यहाँ पे समर विल कम सून, जाहिर है अब मौसम गर्मा ने तो आना ही है, आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकती। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस के लिए यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशंस की बात होगी तो मैं आपको बता दूं, मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आपने उनको दोबारा से जरूर रिवाइज करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, यहाँ पे भी इसके स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। ये बात याद रखिएगा, मैंने कहा था फ्यूचर सिंपल टेंस काफी ट्रिकी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर 1 है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, गोइंग टू, ये इसके साथ क्या लगा हुआ है जी, वर्ब। अब यहाँ पे अगर हम इसका सिंपल सब्जेक्ट बनाते हैं, शी इज गोइंग टू बाय सम क्लॉथ, तो यहाँ पे गोइंग टू जो है ये किसको शो कर रहा है जी, हमारे एक अनरियल फ्यूचर को। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम लोग कहें इसका सेकंड स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट है इज एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये सिंपल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर है आई एम स्टार्टिंग माई इंग्लिश कोर्स नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ये सिंपल है, आई एम स्टार्टिंग माई इंग्लिश कोर्स नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे ये भी फ्यूचर के अंदर यूज होता है, और फ्यूचर के अंदर सब्जेक्ट है, विल शैल और वर्ब है, ये भी यूज होता है। ये मैं बता चुकी हूँ। ऊपर वाले जो दो हैं वो अनसर्टेन है, उनको आपने याद करना है कि ये भी फ्यूचर के लिए यूज हो सकते हैं, तो एम्बिग्युइटी नहीं बनानी, ठीक है। और अगर आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर जिसमें बहुत डिटेल से मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि दरम्यान में कॉल आ गई थी और मैंने उसे कट किया है। जी क्लियर है मैम। ओके, थैंक यू मैम। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो मिक्स हो जाता है बहुत बार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, ठीक है। दोनों इतना रिलेट करते हैं, जैसे अब कल अफगानिस्तान जो है ना, उसकी बॉल पे अब बाबर आजम जो बच गया वो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा बचा है, ठीक है। तो यही वाला सीन है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक दूसरे के साथ इतना मिक्सअप हैं कि इनको समझना बहुत टफ है, तो इनको जरा थोड़ा सा ना अपने ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ विल प्लस बी लगा हुआ है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी है। जाहिर है आप लोग जानते हैं कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज होगा, आईएनजी, ठीक है। वो क्या बनेगी, हमारी फोर्थ फॉर्म बनती है वैसे, ठीक है, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग। ओके, अच्छा जी, इसका यूसेज देख लें यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है, इंटरप्रेट करता है एक्शंस को किसी भी फ्यूचर के, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कोई एक्शन जो है वो हो रहा है और वो जारी रहेगा, अगर मैं उर्दू में बात करूं, जारी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सप्रेस करता है ऐसे एक्शंस को जो प्रोग्रेसिव हो, फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम तक, ये मैं बता रही हूँ ना, खास टाइम तक चले वो प्रोग्रेसिव एक्शंस हो, ठीक है। इसके अलावा ये रेफर करवाता है सेक्शंस को जो उसी वक्त हैपन हो रहे हो, मतलब उसी वक्त हैपन हो रहे हो, आपको पता है कि वो प्रेजेंट में मौजूद है, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि वो फ्यूचर तक चलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, लेकिन मेरा जो लेक्चर है वो कब तक चलेगा, अगर देखें हम लोग इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो क्वेश्चन है वो पोलाइटली आस्क करते हैं फ्यूचर में ना। और यहाँ पे एक सेकेंड ना, मैं जरा, मेरे भाई की बार बार कॉल आ रही है, एक सेकेंड जस्ट। तो यहाँ पे हम एम्फोसिस करते हैं फ्यूचर के प्लान्स को और इंटेंशंस को, ठीक है। इसके अलावा हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी एटमॉस्फेयर को फ्यूचर के। अब यहाँ पे एक और बात, ये बात याद में रखिएगा ना, हम मिक्सअप कर जाते हैं, ठीक है। अब एक सेंटेंस है उसमें ना फ्यूचर का एटमॉस्फेयर मौजूद है, यहीं पे मैं बोल रही थी ना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो परफेक्ट है उसमें मिक्सअप हो जाता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो मौजूद है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वही जो एटमॉस्फेयर है वो आगे जाके फिनिश भी होता है, उसी सेंटेंस में जाके फिनिश होता है, लेकिन यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो फिनिश नहीं होता, वो कंटिन्यू रहता है। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे यहाँ पे देखें, व्हेन आई अराइव एट द पार्टी, व्हेन आई अराइव एट द पार्टी एवरीबॉडी विल बी सेलिब्रेटिंग, ठीक है, सम विल बी डांसिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, अब वो सेलिब्रेट भी करें, अब ये नहीं पता पार्टी कब खत्म होगी, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं तो मुझे पता है कि पार्टी जो है वो रात के 12 बजे तक चलेगी, मैं वहां जरूर एक पॉइंट ऑफ टाइम को या पीरियड ऑफ टाइम को जरूर मेंशन करूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ना पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करूंगी, ना पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करूंगी, ना सिंपल रियलिस्टिक टाइम मेंशन करूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने बात याद रखनी है। अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक फ्यूचर की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो होता है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है बट कंटिन्यू रहता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट भी होता है लेकिन उसकी एक फिनिशिंग जो लाइन है, टच है, वो बता दी जाती है, ठीक है। सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं अगर हम, तो क्या होता है जी, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव है, ठीक है, विल है, फिर उसके बाद हैव है, और साथ में क्या करते हैं जी हम लोग पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। देखें फिर मैं आपको बता रही हूँ, परफेक्ट है तो कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल स्टार्ट में आ जाएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद पार्टिसिपल जो फॉर्म है हमारी पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद जो हमारी ऑब्जेक्ट है या एक्सटेंशन है, ठीक है। इसका यूसेज देखें, ये टॉक अबाउट एक्शन दैट विल फिनिश। अब देखें यहाँ पे परफेक्ट से जाहिर है ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में क्या होना, फिर फिनिश होने के परफेक्ट 100% चांसेस हैं। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में
फिनिश होने के परफेक्ट 100% चांसेस हैं और हमें पता भी है कि कल या परसों या तरसों ये चीज होनी ही होनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ टू जापान, टेकन ऑफ फॉर जापान, मैं जापान के लिए चल जाऊँ, मतलब मेरे पास टिकट होगी जरूर, कंफर्म बात है, टिकट होगी मेरे पास, मुझे पता है कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अब कोई पर्सन है उसको बहुत ज्यादा शौक है पीएचडी करने का, तो उसको ये तो मैं नहीं कह सकते ना कि मतलब मैं इतने टाइम में पीएचडी कर लूंगी, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते बिकॉज मेरे पास ना अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर हाँ किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो तो आपको एक ड्यूरेशन पता होती है कि आपने कब करनी है, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि यस मेरे पास एक परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें विल है, विल के साथ हैव बीन है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं जी आईएनजी लगा देते हैं जिसे वर्ब रूट भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। सब्जेक्ट है विल हैव बीन, विल हैव है उसके बाद बीन है, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, साथ में हम नॉट लगा देंगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो विल के साथ विल को स्टार्ट में ले आएंगे, अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल स्टार्ट में, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा नॉट, फिर उसके बाद है, फिर बीन, ठीक है। दो यूसेज हैं इसकी, ये बात याद रखिएगा। शो करवाता है समथिंग जो कंटिन्यू हो रही हो, पहले ही मैंने बताया है, लेकिन एक फ्यूचर टाइम में वो एंड हो जाए। उसके बाद ये शो करवाता है किसी एक ऐसी चीज को जो फिनिश हो चुकी है, ये बात याद रखिएगा, फिनिश हो चुकी है बिफोर टाइम, ठीक है, बिफोर टाइम वो एक्शन हो चुका हो। जैसे आई विल बी ट्राइड, सॉरी आई विल बी टायर्ड, ठीक है, आई विल बी टायर्ड व्हेन आई गेट होम। जाहिर है अब आप घर आते हैं तो आप थक के ही आते हैं, बिकॉज आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर, मतलब मैं 1 घंटा चल के आई थी घर और इस वजह से मैं टायर्ड हूँ। ऊपर वाला जो कंडीशन है ये बात याद रखिएगा, यहाँ बिकॉज भी आया हुआ है, तो हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर ओवर एन आवर, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसके अगेन मैंने पहले जो मैंने लिस्ट दी थी ना, ये बात याद रखिएगा, पहले जो मैंने लिस्ट दी थी जिसमें मैंने इलाबोरेट करने की कोशिश की थी वो फॉर्म ऑफ वर्ब बताई गई थी, यहाँ पे मैं सेंटेंसेस के जरिए भी इलाबोरेट करके गई हूँ, तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर समझ आ जाएगी। अच्छा जी, हमारे सामने कंडीशनल सेंटेंसेस भी आ गए हैं, एक सेकेंड में जस्ट टाइम देख लूं, और टाइम एसएससी इंग्लिश वालों का काफी ओवर हो गया है, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आप लोग ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इनको खुद रीड आउट कर लीजिएगा, मैं आपको टेस्ट बता देती हूँ। ओके जी, जस्ट 2 मिनट्स। आज का जो हमारा टेस्ट था वो मैंने दिया था ग्लॉसरी का, ठीक है, ग्लॉसरी के साथ मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी डाले थे 51 से लेके 100 तक, और साथ में मैंने जो मैं आपको काफी दिनों से कॉमन एरर्स करवाती आ रही थी उसकी जो मैंने एक जिसे कहते हैं एग्जांपल है या फिर एमसीक्यूज हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा कल का, क्योंकि अगले जो 2 हैं वो तो मैंने लेने हैं आप लोगों से ग्रैंड टेस्ट, ठीक है, तो वो ग्रैंड टेस्ट लेने हैं, और इसके अलावा जो मैंने करना है वो क्या करना है जी, कल का जो टेस्ट होगा आप लोगों का जो आप मंडे को मुझे देंगे, मंडे को 5 बजे, राइट, ठीक है, तो आप सेट 1 से देंगे। एंड गाइस इस बार आपने जरा कंप्लीट करना है और आपका सेट 36 कंप्लीट होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बुक भी कंप्लीट कर ली है। इसके साथ हम लोगों ने सिनोनिम एंटोनिम की एक बुक की है और एक और सिनोनिम एंटोनिम कंप्लीट हो जाएंगे हमारे इंशाल्लाह ताला। और ये जो सेट है ना ये आपके प्राइमरी लेवल के हैं, तो आपको जस्ट एक बार रीड आउट करने पड़ेंगे, इतने टफ नहीं है, ठीक है। ये सेट नंबर 36 तक, सेट नंबर 1 से सेट नंबर 36 तक आपने करना है, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बता दूं, सेट नंबर 1 से कहाँ तक करना है आपने, सेट नंबर 36 तक करना है, और उसके बाद आपका एक छोटा सा और टेस्ट होगा जिसके अंदर 101 से सिनोनिम एंटोनिम, आपको ये भी पता चल गया होगा कि सारे रिपीटेड हैं, ये आप पहले कर चुके हैं। ये 101 से लेके 150 तक होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है, 101 से लेके 150, ये देखें यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक होगा और ये तमाम लोगों का होगा, एंड आई होप गाइस आप लोग बहुत 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 अच्छा टेस्ट देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने अगर मुझसे कुछ रिपीट करवाना है 2 लेक्चर्स के अंदर तो प्लीज मुझे कहिएगा ताकि मैं उसको रिपीट कर दूं और आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला ना हो, ठीक है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क, उसके बाद मैं एसएस इंग्लिश वालों का स्टार्ट करती हूँ। जस्ट 1 मिनट वेट करूंगी।
सहरिश, यहाँ पे सहरिश मौजूद है, मुकम्मल नाम नहीं लिखा हुआ जी। सहरिश, आप कुछ रिपीट करवाना चाहती हैं? ओके गाइस, एसएससी इंग्लिश कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं जी। यहाँ पे बुशरा बतूल मौजूद हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे नाजिया मंजूर मौजूद हैं, ठीक है। साइमा मौजूद हैं, अब मुझे साइमा को भूल जाता है अक्सर ना। और शगुफ्ता यास्मीन मौजूद हैं, ठीक है। शाइस्ता जावेद, जी जी, शाइस्ता जावेद यहाँ पे मौजूद हैं। तो शाइस्ता, आप लोग जो हैं, आप लोगों का मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मैंने क्या करवाना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, इंशाल्लाह ताला इस संडे को या फिर अगले संडे तक मैं ये जो ड्रामास की लिस्ट है ये भी मुकम्मल करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी, साथ में पोइट्री भी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, आज का जो हमने करना था वो था जी डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय ऑथर मिलर, ठीक है। इडिपस टेक्स्ट में करवा चुकी हूँ, ओके। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को एक इजी सा दिया है, क्योंकि जिन्होंने बीजेड्यू से किया है ना उन लोगों ने तो ये कर रखा होगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा न्यू होगा। ये है छठा, वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट, ठीक है। तो आज जो है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी डेथ ऑफ अ सेल्समैन, और जो आपने खुद करना है दैट इज वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट, ठीक है। अब हमारा जो रह गया दैट इज लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबर्न। अब यहाँ पे हेडा गैबलर बाय हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन का नाम आपको याद आया होगा ना, तो आपको डॉल्स हाउस जरूर याद आया होगा, फेमिनिज्म याद आई होगी, नोरा याद आई होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम द होम कमिंग की बात करें बाय हेरल्ड पिंटर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आज जो हमने करना है वो करना है डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय ऑथर मिलर, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके जी। आज आप लोगों के लिए मैंने स्क्रीन शो हो रही है मेरे ख्याल से, हाँ जी शो हो रही है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए निकाला है जरा सा, जी जी। अब हम जरा सा इसको ना रीड आउट कर लेते हैं। मैंने आपके लिए सारा इंट्रोडक्शन आज तो इसका निकाला है। तो यहाँ पे कहते हैं ऑथर मिलर का जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन है इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पीस ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इन द 20th सेंचुरी। ये बात याद रखिएगा, ये मॉडर्निस्टिक ड्रामा है, ठीक है। मॉडर्निस्टिक ड्रामा है तो ज़ाहिर है डिसइल्यूजनमेंट इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर होगा। डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक मॉडर्न ट्रेजेडी है, डिपिक्ट करती है लास्ट डेज विली लोमन के, ठीक है। विली लोमन इसका एक करेक्टर है, WILLYLOMAN, विली लोमन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू द हीरो शुड बी अ पर्सन ऑफ हाई स्टेटस और रैंक। अब ये बात याद रखिएगा, स्टार्ट से अगर हम लोग देखें ना जितना भी ड्रामास वगैरह हैं, अब अगर हम हेमलेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, वो प्रिंस था। इसके अलावा भी अगर हम बहुत से ड्रामास की बात कर लें, हम प्रीवियस जो ट्रेडिशनलिस्टिक ड्रामास हैं उनकी बात कर लें, तो यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे हीरो को बना देते थे एक जाइंट, एक बड़े हाई स्टेटस का, एक बड़े हाई रैंक का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। द ग्रेटनेस ऑफ हीरो एक्साइट करती है और एडमायर करती है हमारी सिंपैथी को फॉर हिम, उसके लिए, डिस्पाइट हिज डिफेक्ट ऑफ फ्लॉ। अब आप ये बात जानते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई हमार्शिया मौजूद होता है। अब हमार्शिया है तो जाहिर सी बात है हमार्शिया की उसको सजा भी मिलेगी, ठीक है, एक ट्रेजिक एंड होगा उसका। ऑर्थर मिलर का जो कंसेप्ट है ट्रेजेडी का वो इंटायरली डिफरेंट है, ये बात याद रखिएगा। इसने ये जो ट्रेजेडी लिखी है ना, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, तो इसके अंदर इसका जो कंसेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। वो रिजेक्ट करता है ग्रीक ट्रेजेडी को और कॉल करता है उसको एक आर्केक, मतलब वो कहता है कि ये ट्रेजेडी किसी काम की नहीं है। यहाँ पे कहते हैं फिट ओनली फॉर द हाईली प्लेस द किंग्स एंड किंगली। वो कहता है ऐसी ट्रेजेडी जो होती है ना सिर्फ और सिर्फ किंग्स पे, प्रिंस पे सूट करती है और किसी पे सूट नहीं करती। ही डजंट बिलीव दैट जो हीरो होता है मस्ट बी अ मैन ऑफ हाई रैंक। विली लोमन जो है वो एक मिडिल क्लास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो ना सेल्स करता है, ठीक है। और दस ही बिलोंग्स टू द कॉमन पीपल, सिंपल हमारी तरह का एक कॉमन पर्सन है, ठीक है। इट डजंट मैटर एट ऑल वेदर द हीरो जो है फॉल फ्रॉम द हाई ग्रेट हाइट और स्मॉल वन, मतलब ये भी नहीं है कि उसकी कोई हाइट है, कोई बहुत खूबसूरत किस्म का करेक्टर है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। The lasting appeal for tragedy, says Miller, जो है due to our need to face the fact of death in order to strengthen ourselves for life। जाहिर है यार, जब मिडिल क्लास एक मैन की बात की जाती है तो वो हर रोज सिसकता है, हर रोज जंग लड़ता है, हर रोज एक मिडिल क्लास मैन जो है वो फाइट करता है सरवाइव करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिलर जो फीलिंग होती है टेरर और फेयर की कैन बी अरोज्ड बाय मेंस फाइट अगेंस्ट द एनवायरनमेंट। वो कहता है जरूरी नहीं है कि आप किसी को मारोगे तभी आपके अंदर फेयर और टेरर आएगा। फेयर और टेरर से तो आपको बात याद आ गई होगी, यहाँ पे कैथारसिस की बात हो रही है।
एक ट्रेजेडी कैथारसिस के बिना कभी भी कंप्लीट नहीं होती। कैथारसिस क्या होता है? हमारे फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का आउटलेट, ठीक है? तो यहाँ पे वो कहता है आप टेरर और फियर तभी नहीं क्रिएट कर सकते व्हेन आप किसी को मार देते हैं, ठीक है? ये कोल्ड कंसेप्शन होगी। अब आप अपने ड्रामास को देख रहे हैं, रियलिस्टिक ड्रामास को देख लें, हम लोग बाकी सीन्स पे भी इमोशन होते हैं, ठीक है? हमारे बाकी सीन्स में भी इमोशंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि जब कोई हीरो या हीरोइन मर रही है तो ही हमारे इमोशंस निकल रहे हैं। खैर, अमेरिकन ड्रीम, अब अगर अमेरिकन ड्रीम की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विली की ट्रेजेडी की, वो लाया करती है सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि वो सोसाइटी का एक मेंबर है। मच ऑफ विलीज सफरिंग इज ड्यू टू द नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। वो कहता है उस सोसाइटी का नेचर ही ऐसा था। इट इज हाईली कमर्शियलाइज्ड एंड कॉम्पिटिटिव। अब जाहिर है जो पर्सन वहां पे कॉम्पिटिटिव नहीं होगा अमेरिका के अंदर, उसको तो सरवाइव करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। विली डाई करता है एज अ विक्टिम ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द अमेरिकन ड्रीम। वो अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागते 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 मर जाता है। अकॉर्डिंग टू विली, अ मैन कैन अटेन मटेरियल स्टेटस बाय मीन्स पर्सनल अट्रैक्टिवनेस, उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। पर्सनल चार्म, उसके पास चार्म होना चाहिए। पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। इंडीड विली लोमन जो है एक अनसक्सेसफुल सेल्समैन है। वो सेल्स अब ये जो है ना, डेथ ऑफ अ सेल्समैन है, ठीक है? तो ये जो सेल्समैन है बेचारा बहुत ट्राई करता है, सफर करता है और चीजें बेचने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो क्या हो जाता है जी, वो नहीं कर पाता। Considering the fact that he is misunderstood the basic concept of American dream, namely the hard work equals to success, कि जो हार्ड वर्क है वही सक्सेस का एक जरिया है, ठीक है? और वो इसी मोटो के ऊपर अमल करते करते मर जाता है। If he had more realistic understanding, he would accept Charlie's job offer। अब आपको पता चलेगा चार्ली कौन है जब आप लोग इस ड्रामा को रीड आउट करेंगे। And worked his way up to the high ranks instead of chasing his unrealistic vision of wealth and success until his death। मतलब इतना ज्यादा वो कोशिश ना करता, वो सिर्फ उतनी कोशिश करता जो उसके पेट पालने के लिए जरूरी होती है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी ना करता, ठीक है? अब ये ट्रेजेडी है कॉमन मैन की डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जो है वो शो करवाता है कि कैसे एक कॉमन मैन को क्रश किया जाता है, वो अनकंट्रोल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ से और फॉल्स आइडियाज की तरफ से, मतलब वो फॉल्स आइडियल्स के पीछे भागता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विली की ट्रेजेडी की, वो लाइज करती है अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर भी, और जाहिर है वो बताता है कि किस तरीके से जो क्रूरलिटी होती है कॉम्पिटिटिव सोसाइटी की, वो कितना मार देती है। अब आप आज की अगर देख लेना, मैं आपको आज की एग्जांपल दूं, आज 1100/1100 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो यार जब वो लोग आगे जाके जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देंगे, तो मार्क्स के हवाले से तो उनका मेरिट बहुत हाई होगा ना। तो जो बेचारे 700, 800, 900 मार्क्स लेके गए हैं, उनका क्या बनेगा? उनके लिए तो जॉब्स बचेंगे ही नहीं। क्या वो सफर करेंगे? क्या वो पॉवर्टी में लाइफ गुजारेंगे? ठीक है? तो हमारी जो सोसाइटी है वो कॉम्पिटिटिव सोसाइटी होने के साथ साथ क्रूअल सोसाइटी भी होती जा रही है। When he requested Howard to keep him in New York, he declines his request। जाहिर है उसके जो बॉस हैं हॉवर्ड, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहीं पे रख ले, मैं अच्छी मतलब सेल्समैन बनने की अच्छा कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो उसकी रिक्वेस्ट को निग्लेक्ट कर देता है, ठीक है? विली क्राइज, रोता है। When he is dismissed, जब उसको निकाल दिया जाता है जॉब से, you cannot eat oranges and through peel away। अब देखिए ना, आप तब तक ऑरेंजेस जो है नहीं खा सकते जब तक आप उनका छिलका नहीं उतार देंगे। तो मैन इज नॉट अ पीस ऑफ फ्रूट, लेकिन इंसान एक पीस ऑफ फ्रूट नहीं है। तो इन मॉडर्न ट्रेजेडी जो कॉमन सफरर्स हैं वो किंग्स और क्वींस की तरह सफर नहीं करते, बल्कि वो अरिस्टोटेलियन कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को तो फॉलो ही नहीं कर पाते। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल प्लॉट्स हैं एंड मोर देन वन सेंट्रल कैरेक्टर। एक और बात की बात याद रखिएगा। अब ट्रेडिशनल ट्रेजेडी में क्या होता था, एक सेंट्रल कैरेक्टर होता था जिसे हम प्रोटैगनिस्ट बोलते थे, ठीक है? उसके अंदर अगर मल्टीपल प्लॉट्स थे भी तो उसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो किस्म के प्लॉट थे। यहाँ पे क्या होता है जी, उनका क्लासिकल ट्रेजेडीज की अगर बात करें तो उसमें वन यूनिफाइड प्लॉट होता था, बट मॉडर्न ट्रेजेडीज हैं इसमें मल्टीपल प्लॉट्स हैं, बहुत से सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं। डेथ ऑफ सेल्समैन जो है उसमें विली हो गया, बिफ उसका बेटा हो गया, वो सर्व करते हैं एज अ प्रोटैगनिस्ट। बोथ जो है बेचारे बहुत कोशिश करते हैं सक्सेस की, लेकिन बोथ जो है वो सर्व करते हैं अगेंस्ट वन अनदर। और यहाँ पे एक और बात याद रखें, वो है एंटागोनिस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट। विली की जो एक्सपेक्टेशन है बिफ से, और बिफ जो है वो अपने ड्रीम को फॉलो करने के पीछे होता है। बिफ की जो जजमेंट है अपने फादर के अफेयर्स की, वो कहता है कि मेरा फादर यूजलेस है, मेरे फादर कुछ करने के काबिल नहीं है। यहाँ पे जो प्ले है वो एक ट्रेडिशनल सेंस जो होता है ना सब प्लॉट और प्लॉट का, उसको भी खत्म कर रहा है। तो इसके अंदर प्लॉट्स भी बहुत ज्यादा हैं, और यहाँ पे ट्रेडिशनल अमेरिकन ड्रीम जो है वो सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा प्लॉट्स बनाने की, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अलहदा ड्रीम होता है।
अब यहाँ पे टेक्निक यूज हो रही है फ्लैशबैक टेक्निक, फ्लैश फॉरवर्ड है, ड्रीम्स है। अच्छा, फ्लैशबैक टेक्निक को एक और नाम दिया गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ज्यादातर नॉवेल्स के अंदर यूज हुई है, कुछ ड्रामास के अंदर यूज हुई है, लेकिन अगर आज की रियलिस्टिक ड्रामास की बात की जाए तो उसमें आधे से ज्यादा फ्लैशबैक टेक्निक की होती है। और वो क्या होते हैं जी, वो पुराने फ्लैशबैक्स दिखाए जा रहे होते हैं ड्रामास में भी, और बंदा उससे बड़ा बोर हो जाता है। जो एक्शन है मॉडर्न ट्रेजेडी का वो स्पैन करता है, ठीक है, सेवरल वीक्स तक, मंथ्स तक, ईयर्स तक। ये बात याद रखिएगा, एक अच्छी ट्रेजेडी कभी नहीं भूलती। पाकिस्तानी ड्रामा की बात करें अगर, तो मेरे पास तुम अक्सर लोगों ने देखा होगा, उसको प्रेज किया होगा, बिकॉज दैट इज अ ट्रेजेडी, ठीक है। इसके अलावा अगर बहुत से मतलब ऐसे ड्रामास वगैरह, एक और आया था, आई कांट रिमेम्बर द नेम, और भी बहुत सारी ट्रेजेडीज है जिसके अंदर मतलब लास्ट में अगर हीरो या हीरोइन में से कोई एक मर जाए तो उसको काफी अरसे तक याद रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ट्रेजेडीज के अंदर आजकल फ्लैशबैक टेक्निक्स यूज हो रही हैं, फ्लैश फॉरवर्ड हो जाता है कभी कभी, कभी ड्रीम्स आ जाते हैं, कभी नरेटर्स जो होते हैं वो पास्ट के अंदर खो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, मिलर जो ओरिजिनली टाइटल करता है अपने प्ले को द इनसाइड ऑफ हिज हेड, मतलब यहाँ पे जो है ना डेथ ऑफ अ सेल्समैन, यहाँ बताया गया है कि जो वो एक सेल्समैन है उसकी जो इनसाइट है उसको बताया गया है कि कैसे उसकी जो इनसाइड है उसको रिलेट करवाया गया है। और आई थिंक स्क्रीन स्टॉप हो गई है, 1 सेकेंड जस्ट जी। कहाँ थे हम, हाँ जी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर ड्रीम्स वगैरह की बात की जाए तो वो भी रियलिस्टिक है, उनकी इमेजिनरी जो है, इमेजरी जो है, लाइफ टाइम जो है वो बताया गया है, सारा का सारा रियलिस्टिक डेल्यूशन की तरफ बताया गया है, ठीक है। अगर हम लोग इस पूरे डेथ ऑफ अ सेल्समैन को कंक्लूड करते हैं तो हम बताते हैं कि एक टायरसम किस्म का, नर्वस किस्म का, ब्रेक डाउन किस्म का कॉमन मैन दिखाया गया और उसकी ट्रेजेडी दिखाई गई है। एक टेरेबल थिंग जो होती है उसके साथ हैपन होती है, जो उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट कर देती है और वो अपनी डेथ की तरफ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो चलता रहता है, ठीक है। अब हम इसकी समरी की बात कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, इसकी ग्रेड 7 में बड़ी अच्छी समरी पड़ी है, तो आप लोगों ने ना उसकी समरी वहां से पढ़नी है। आज जो मैंने समरी उठाई है वो मैंने उठाई है खुद की बुक से, उसको राइट किया है। ओके जी, ये थोड़ी छोटी थी तो मैंने कहा चलो इसको ही राइट आउट कर देते हैं। अब विली लोमन जो है एक ओल्ड सेल्समैन है, रिटर्न करता है अर्ली फ्रॉम अ बिजनेस ट्रिप, जो बिजनेस ट्रिप से वापस आया है आफ्टर नियरली क्रैशिंग मल्टीपल टाइम्स। विली जो है हैज अ मोमेंट ऑफ एनलाइटमेंट एंड रियलाइज दैट ही शुडंट बी ड्राइविंग, मतलब अब उसको ना थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है, जाहिर है उसको सेल्समैन है तो ड्राइव बहुत करनी पड़ती है। सीइंग दैट हर हस्बैंड जो है इज नो लॉन्गर एबल टू डू हिज जॉब एज अ ट्रेवलिंग सेल्समैन, उसकी जो वाइफ है लिंडा, अब विली लोमन जो है उसकी बीवी है, उसका क्या नाम है, लिंडा, ठीक है। लिंडा सजेस्ट करती है उसको कि अपने बॉस को, बॉस का क्या नाम है जी, हॉवर्ड, हॉवर्ड को कहे कि टू गिव हिम लोकल ऑफिस, उसको लोकल ऑफिस जॉब दे दे न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर के अंदर। विली जो है वो थिंक करता है दैट गेटिंग द न्यू जॉब इज श्योर थिंग सिंस ही सीज हिमसेल्फ एज अ वैल्यूएबल सेल्समैन, उसको लगता है कि वो एक वैल्यूएबल सेल्समैन है, लेकिन लोगों की नजरों में वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो गलत परसेप्ट कर रहा होता है अपने आप को। We began to learn some family background and hear about Willie and Linda's grown sons. उसके बेटों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें बिफ और हैप्पी हैं, दो उसके बेटे हैं, एक का नाम है बिफ, ठीक है, और एक का बिफ लोमन और हैप्पी लोमन, ठीक है। बिफ जो है वो घर आया है वर्किंग करके फार्म हैंड में वेस्ट के अंदर, ठीक है। विली जो है वो थिंक करता है कि जो बिफ है वो इजीली भी रिच हो सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है, बट इज वेस्टिंग इज टैलेंट, वो अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है, नीड टू गेट ऑन ट्रक, सॉरी नीड टू गेट ऑन ट्रैक, उसे अपने ट्रैक पे आना चाहिए। विली थिंक करता है कि जो बिफ है इज बीइंग विश वशी टू स्पाइट हिम, मतलब वो उससे भी ज्यादा आगे निकलने की सलाहियत रखता है। लेटर रात के वक्त जो विली है वो स्टार्ट कर देता है फ्लैशबैक देखना स्टार्ट कर देता है और इमेजिन करता है इमेजेस को, इफ दे वर रियल पीपल, के वो रियल पीपल हो, यू गेस्ड इट, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है, मतलब उसको इंट्यूशन होती है कि कुछ गलत है या कुछ गलत होने वाला है। ही इज रेंटिंग सो लाउडली दैट हैप्पी एंड बिफ जो होते हैं वेकअप, वो वेकअप हो जाता है, मतलब वो ख्वाबों में ही ना बोलना स्टार्ट कर देता है, और जो उसके दोनों बेटे वो उठ जाते हैं, जो ब्रदर्स हैं वो लेजिटिमेटली वरिड हो जाते हैं दैट दे हैव नेवर सीन देयर फादर लाइक दिस, उन्होंने कभी अपने बाप को ऐसे नहीं देखा। बिफ जो होता है वो फील करता है एज दाउ ही शुड स्टे क्लोज टू होम, उसको क्या करना चाहिए, घर के करीब रहना चाहिए,
जस्ट अ सेकंड, मैं आपको इसका ना मोबाइल व्यू कर लेती हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होता है जी, वो कहता है उन्हें घर ही रहना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, फिक्स करते हैं हम अपने रिलेशनशिप को अपने डैड के साथ, डिसाइड करते हैं कि वो फॉर्मर जो एम्प्लॉयर है बिल ओलिवर, उससे बात करेंगे अबाउट गेटिंग अ लोन टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिल ओलिवर जो है उससे लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इन द मिडल ऑफ द नाइट विलीज जो है टॉकिंग टू हिमसेल्फ सो लाउडली, वो इतना ज्यादा लाउडली बात करता है दैट एवरीवन वेक्स अप। लिंडा जो है वो एडमिट करती है अपने सन्स को दैट शी एंड विली जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। विली जो है has been attempting suicide, वो बहुत ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। शी इज वरिड एंड टेक्स इट आउट ऑन हर बॉयज, अक्यूजिंग बिफ ऑफ बीइंग द काज ऑफ विलीज अनहैप्पीनेस। वो जाहिर है बिफ बड़ा बेटा है तो जाहिर है उसको बिफ से ही उम्मीदें होंगी और बिफ जो है उसकी उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। खैर, अब यहाँ पे वो कहती है जी कि वो उसकी उम्मीदों वगैरह पे पूरा नहीं उतरा। नाउ विली जो है वो गेट्स ऑन द फैमिली डिस्कशन, वो आ जाता है, फैमिली डिस्कशन हो रही होती है जब एंड द सिचुएशन जो होती है और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ही एंड बिफ जो है वो आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो हैप्पी होता है उसका सेकंड बेटा होता है, वो इंटरजेक्ट करता है उस डिस्कशन के अंदर दैट बिफ जो है प्लान कर रहा है कि वो ओलिवर से क्या लेगा, अगली मॉर्निंग कर्जा लेगा। विली जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एवरीवन जो होते हैं वो स्लीप पे चले जाते हैं। उसके बाद कल जो है उनके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। विली एक्सपेक्ट करता है कि उसको एक लोकल जॉब मिल जाएगी, यानी उसको अब ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। वो ट्रैवलर सेल्समैन था ना। और जो बिफ है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको एक बिजनेस लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स एवरीथिंग गलत हो जाती है, रॉन्ग चल जाती है। विली फील करता है हैप्पी और कॉन्फिडेंट जब वो अपने बॉस हॉवर्ड से मिलता है, लेकिन ट्रांसफर करने के बजाय न्यूयॉर्क ऑफिस में विली जो होता है उसको फायर कर दिया जाता है, ये कह के कि तुम अच्छे सेल्समैन नहीं हो। Destroyed by the news, he begins to hallucinate and yes, once again speaks with imaginary people. वो imaginary लोगों से बातें करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि as he heads out to meet his sons at the restaurant, अपने बेटों को मिलेगा रेस्टोरेंट में। waiting for their dad at the restaurant, बिफ जो होता है एक्सप्लेन करता है हैप्पी को कि ओलिवर जो है wouldn't see him and didn't have the slightest idea who he was. डिस्ट्रेस्ड होता है, मतलब वो कहता है कि मुझे मिला ही नहीं है ना, वो तो ओलिवर तो मिला ही नहीं है। एंड डिस्ट्रेस्टेड है, वो स्पाइटफुल है एंड समथिंग ऑफ अ यहाँ पे कहते हैं जी क्लिप्टोमैनिक, ठीक है। बिफ जो है वो स्टोल करता है ओलिवर की फाउंटेन पेन को, मतलब उसके फाउंटेन पेन को क्या करता है, चुरा लेता है। बाय नाउ बिफ जो है हैज रियलाइज्ड दैट ही वाज crazy to think he would ever get a loan and that he and his family जो है have been laying to themselves for basically their entire life, मतलब अब उनको क्या करना है जी, अपनी पूरी जिंदगी सफर ही करना है। When विली जो है comes into the restaurant, ठीक है, डिमांडिंग गुड न्यूज। जाहिर है अब विली जो है वो आता है, पूछता है अपने बेटे से कि तुम्हें तुम्हारी तरफ से कोई गुड न्यूज है। बिफ जो है वो स्ट्रगल करता है एक्सप्लेन करने में कि आज क्या हुआ है उसके साथ। वो अपने फादर को लेट डाउन नहीं करना चाहता। विली जो होता है हैंडल नहीं कर सकता इस डिसअपॉइंटमेंट को, ट्राई करता है प्रिटेंड करने की कि उसने मतलब हैंडल कर लिया, लेकिन ये इस बात सच नहीं होती। वो स्टार्ट कर देता है ड्रिफ्ट करना, ड्रीमी पास्ट के अंदर दोबारा जाना, और जो मोमेंट्स होते हैं बिफ डिस्कवर करता है कि जो विली का जो अफेयर है विद अ वुमन इन बूस्टन, ठीक है। व्हेन बिफ जो है उसको पता चलता है, जाहिर है वो पास्ट मेमोरीज से रिलेट करवा रहा है, तो वो बताता है मेरा एक अफेयर था एक वुमेन के साथ बूस्टन की, वाइल देयर डैड जो है इज बिजी बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी बिफोर हैप्पी जो होते हैं डिच हिम फॉर 2 गर्ल्स, मतलब बाप को छोड़ जाते हैं 2 लड़कियों के पीछे वहां चले जाते हैं। बिफोर हैप्पी जब घर वापस आते हैं फ्रॉम देयर डेट्स, अपनी डेट के बाद घर वापस आते हैं, उनकी माँ जो होती है वो उनका वेट कर रही होती है, और उसके बाद फ्यूमिंग मैड दैट दे लेफ्ट देयर फादर एट द रेस्टोरेंट, और वो बड़ा गुस्सा होती है कि वो अपने बाप को कहाँ छोड़ गए, रेस्टोरेंट में छोड़ गए। अब मैसिव आर्ग्यूमेंट जो होती है वो हो जाती है। नो वन वांट्स टू लिसन टू बिफ बट ही मैनेजेस टू गेट द पॉइंट अक्रॉस दैट ही कुडंट लिव अप टू हिज डैड्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड इज बेसिकली जस्ट अ फेलियर। वो कहता है मैं अपने बाप की एक्सपेक्टेशंस पे कभी भी पूरा नहीं उतर सकता और मैं बेसिकली एक फेलियर हूँ। ही इज द ओनली वन जो हु सीज दैट दे हैव बीन लिविंग अ लाई, वो एक झूठ की जिंदगी गुजार रहे हैं। एंड ही टेल्स देम सो, और वो कहता है कि झूठ से बाहर निकल आओ। जो नाइट फाइट है वो एंड होती है, विली रियलाइज करता है कि जो बिफ है वो एक फेलियर है और वो कभी भी उसकी एक्सपेक्टेशन जो है उसको पूरा नहीं कर सकता। ही थिंक्स दैट जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है दैट ही हिमसेल्फ कैन मेक टुवर्ड हिज सन सक्सेस इज टू कमिट सुसाइड। वो क्या कर ले जी, सुसाइड कर ले। दैट वे बिफ जो होता है कुड यूज द लाइफ इन इंश्योरेंस मनी, और जो बिफ है जाहिर है उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस तो करवा रखी है ना, तो वो लाइफ इंश्योरेंस मनी जो है वो उसको मिल जाए ताकि वो स्टार्ट कर सके एक नया बिजनेस। विद इन अ फ्यू मिनट्स देयर इज अ लाउड क्रैश, बड़ी जोर की चीख होती है। विली जो होता है हैज किल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मार लिया होता है। इन द फाइनल सीन
लिंडा जो होती है वो सिस्कियां ले रही होती है, स्टिल अंडर द डिल्यूजन दैट हर हस्बैंड जो है वाज अ वेल लाइक्ड सेल्समैन, वो एक बहुत अच्छा सेल्समैन है। वंडर्ड व्हाई नो वन केम टू हिज फ्यूनरल, कोई इसके फ्यूनरल पे क्यों नहीं आया। बिफ जो है कंटिन्यू टू सी थ्रू हिज फैमिलीज लाइज एंड वांट टू बी अ बेटर मैन हु इज ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली हैप्पी जो है वांट्स टू बी जस्ट लाइक हिज डैड। यानी दोनों बेटों को समझ आ जाती है, लेकिन उसकी कुर्बानी जो है वो कौन देता है जी, उनका फादर देता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसकी थीम्स भी मैं बता चुकी हूँ। डिसइल्यूनमेंट है, लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिसइल्यून हो चुके हैं, यहाँ पे बड़ा मसला है। और यहाँ पे मसला किस चीज का है जी, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को रिलेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मसला एक यहाँ पे आ जाता है कि उनकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है। हम टी.एस. इलियट की अगर बात कर लें, टी.एस. इलियट एक पोइट है, उसने लिखा लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रॉक, और साथ में ही उसने लिखा द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है जी हमारे 20th सेंचुरी पोइट्री की। ठीक है, अब वो जो उसके 5 सेक्शन है, पांचों सेक्शन के अंदर हमें डिसइल्यूनमेंट मिलती है। इस कदर मिलती है कि लोग अपनी लाइफ से मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुके हैं। अगर उनको थोड़ी बहुत हैप्पीनेस मिल भी रही है ना, तो उन्हें वो हैप्पीनेस नहीं चाहिए, वो डिसइल्यून हो चुके हैं, और उनकी जो हैप्पीनेस है वो हो चुकी है जी एंड, मुकम्मल तौर पे। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग टोटल एक डिसअपॉइंटमेंट की, तो लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रॉक के अंदर भी हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग वेटिंग फॉर गॉडो, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि वेटिंग फॉर गॉडो जो है ये आप लोगों ने लाजमी करना है। वेटिंग फॉर गॉडो की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है जी, वहां पे भी हमें डिसइल्यूनमेंट मिलती है। किस हवाले से, कि जो ट्रैम्प्स वहां पे दिखाए गए हैं दोनों के दोनों, वो वहां बैठे हैं किसी एक गॉडो का वेट कर रहे हैं। और मेरी बात याद रखें, गॉडो कभी नहीं आता, क्योंकि हमें खुद से मेहनत करनी पड़ती है। इफ वी वर्क हार्ड, अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो ही हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को सोमवार को इंशाल्लाह ताला टेस्ट होगा जी, डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय ऑथर मिलर। ठीक है, और इसके साथ आप लोगों का टेस्ट होगा, एक सेकेंड, इसके साथ ही आप लोगों का जी टेस्ट होगा इसका वेटिंग फॉर गॉडो का, वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट। ठीक है, कल आप लोगों ने शाम 5 बजे तक मुझे अपना जो टेस्ट है आज वाला वो सॉल्व करके सेंड कर देना है। और जो उसकी कीज हैं, उसकी जो कीज हैं वो भी आप लोगों ने क्या करनी है जी, मुझसे ले लेनी है इनबॉक्स करके। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पास 3 मिनट्स हैं, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहें तो यार मोस्ट वेलकम। आप लोग सुनते तो हैं ना, या मुझे लगता है मैं बोले जा रही हूँ। नहीं नहीं मिस किरण, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, और ये लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, अगर कुछ भी पूछना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये समझ आ गया जो मैंने आप ये पढ़ाया है? आप लोग कम से कम ये तो बता सकते हैं ना कि कुछ हद तक आपको इसकी थीम्स वगैरह क्लियर हुई हैं? और आई थिंक आज एक एसएससी कैंडिडेट भी नहीं है जी, शाइस्ता। क्लियर है मैम। ओके, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में मिलेंगे, और आप लोगों का मैं कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।